डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसे की, क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं और इसी खोज में जो गेस्ट लाए हैं वो बहुत खास हैं। कि जो हमारे गेस्ट हैं वो इसलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि उन्होंने इतनी कम एज में प्रॉपर जॉब छोड़कर टोटली ट्रेडिंग पर स्विच होना बहुत बड़ी बात है। वेलकम अर्जुन जी। और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे कि हमारी ऑडियंस पैसा कमा सके। हमें ट्रेडिंग करनी है या जिनके पास कम कैपिटल है, आप प्लीज शेयर करिए कि वो क्या कर सकते हैं ताकि इस फील्ड में वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो जाए। मैं अर्जुन से मिला था कोई आज से 6 साल पहले, तो ये मेरे गुरु हैं। वैसे मैंने स्ट्रैडल इनसे ही सीखा है, इनका भी कंट्रीब्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं, जो मैं आज कामयाब हूँ और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। सर मैं बड़ी सीधी सी बात बोलता हूँ लोगों को कि या तो आप खुद सुधर जाओ या मार्केट सुधार देगी, लेकिन मार्केट का तरीका अच्छा नहीं होता सुधारने का कि बैठे बैठे तो मार्केट पैसे देगी नहीं, थोड़े बहुत हाथ पाँव तो मारने पड़ेंगे। और अगर आप कुछ आइडिया दे रहे हो, दीपक जी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, तो लोगों का काम ये नहीं है कि ये आके बस हमें एक चीज़ बता दें और कल से हम इसको रन करने लग जाएं। ये डीप टॉक्स एक्चुअली क्या है, ये दिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेडर्स। तो लोगों की ये साइकोलॉजी मुझे चेंज करनी है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, किसी आदमी को ये सिखा सकूं कि भाई ये भी एक तरीका है, इससे भी पैसा बन सकता है, तो मैं समझूंगा भगवान ने मेरा जीवन सफल कर दिया। आज हम जो गेस्ट लाए हैं वो बहुत खास हैं। वो खास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक अपना प्रोफेशन, एक पहले नौकरी करते थे, फिर एक प्रोफेशन से शिफ्ट ओवर करके फुल टाइम ट्रेडर बन गए हैं। हाँ जी, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इसलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि उन्होंने इतनी कम एज में बहुत कुछ अचीव किया है और एक प्रॉपर जॉब छोड़कर टोटली ट्रेडिंग पर स्विच होना बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत हर्डल्स आए होंगे फैमिली से, ऐसा मुझे लगता है। तो हम उनसे डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी जर्नी क्या थी, उसमें क्या हर्डल्स आई, कैसे उन्होंने इतनी सक्सेस अचीव करी। वेलकम अर्जुन जी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे कि हमारी ऑडियंस पैसा कमा सके। अगर किसी के पास कैपिटल कम है और वो बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा, तो भी वो क्या कर सकता है, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है, जैसे जो बच्चे 12th पास भी हैं, उनका भी यही इंटरेस्ट है कि हमें ट्रेडिंग करनी है। तो उनके लिए या जिनके पास कम कैपिटल है, आप प्लीज़ शेयर करिए कि वो क्या कर सकते हैं ताकि इस फील्ड में वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो चुके। थैंक यू मैम एंड थैंक यू दीपक जी फॉर हैविंग मी ओवर। इट इज़ माई प्लेजर कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ ऑन योर शो डीप टॉक्स। सो बात करें मेरी जर्नी की, सो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आऊँगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइन में गया, सो आई स्टार्टेड डूइंग माई इंटर्नशिप विद KPMG। तो मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया। उसके बाद आई वेंट टू PwC आफ्टर क्वालिफिकेशन। वहाँ काम करते करते मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बनने लग गया, और इंटरेस्ट भी ऐसा बना कि वो खाली उसको इंटरेस्ट नहीं बोलूँगा, वो एक जुनून सा बनने लग गया। मैंने शायद ये पहले मेंशन भी किया था, वो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाया करता था बिफोर द वर्किंग आवर्स, और पहले मार्केट देख के जाया करता था पार्किंग लॉट में, और उसके बाद अपनी पोजीशन सेट करके अपना काम करने जाता था। अब ये इंटरेस्ट कैसे आया, ये एक्चुअली बात करूँ अपने प्रायर ईयर्स की, तो मेरा शुरू से ही थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल बेंट ऑफ माइंड रहा है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 14। 14 साल में मैंने अपनी पहली कमाई करी थी, और मेरा पहला पेचेक गूगल से आया था। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वेबसाइट्स बैक देन, और उन वेबसाइट्स के थ्रू मैंने अर्निंग करनी शुरू करी। आप कह सकते हो कि मैं उस टाइम से ही ब्लॉगिंग करता आ रहा हूँ। तो एक वो शुरू से था कि अपना कुछ करना है, क्योंकि वो एक टेस्ट लग चुका था। तो उस टाइम तो घर वाले बोलते थे, तू यार पागल है क्या, इसके चक्कर में लगा हुआ है, पढ़ाई पे ध्यान दे, कमाई बाद में हो जाएगी। बट वो जो एक क्यूरियोसिटी थी, एक इंटरेस्ट था कि कुछ अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर करना है, वो धीरे धीरे ग्रो होता गया विद एज। एंड जॉब करते करते मेरे को समझ आया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, मुझे कुछ अपना करना है। एंड क्योंकि CA मैं कर ही रहा था, CA मैंने कर ली थी, तो फाइनेंस में एक नेचुरल इंटरेस्ट आने लग गया था। और साथ साथ जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था या जब मैं अपनी जॉब में आ गया, तो मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो समझ आया कि यार करना है तो यही करना है, और फुल टाइम करना है। तो अब कैसे करना है और कब करना है, बस बात ही है। तो धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करा। इवन दो लाइन मेरी CA की थी, बट इतना हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता स्टैट्स वगैरह। प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, ऑप्शंस के बारे में पढ़ा, कैसे प्राइसिंग होती है, क्या होता है, मार्केट्स के बारे में पढ़ना शुरू करा। सो डेली कम्यूट मेरा गुड़गांव रहता था,
सो 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, तो 4 घंटे मैं दिन के गाने सुनने में नहीं लगाता था। मेरा सारा फोकस रहता था कि कुछ मार्केट के बारे में और सीख लूँ। सो ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट उस टाइम पे इतने नहीं होते थे, आजकल तो दीपक जी जैसे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बात करते हैं फाइनेंस की, बट उस टाइम नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 ईयर्स बैक। तो ऑडियो बुक्स होती थी एंड देयर वाज अ वेरी नाइस शो कॉल्ड टेस्टी ट्रेड। टेस्टी ट्रेड अभी भी है, और मैं हर एक को रेकमेंड करता हूँ कि अपनी ऑप्शंस की जर्नी अगर शुरू करनी है तो प्लीज़ लर्न फ्रॉम देम। वंडरफुल टीचिंग्स हैं उन लोगों की। तो मैं 1 मिनट अर्जुन को रोकूंगा यहाँ पे। मैं अर्जुन से मिला था कोई आज से 6 साल पहले, 2018-19 में मिले होंगे। तो ये बैठे हुए थे, अपना कुछ काम वाम कर रहे थे। मैं पहुंच गया कि सर मुझे कुछ सिखा दो। तो ये मेरे गुरु हैं, वैसे इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये जो मैं सारा दिन गाता रहता हूँ स्ट्रेडल स्ट्रेडल स्ट्रेडल, ये इन्हीं की देन है। मैंने स्ट्रेडल इनसे ही सीखा है। तो मैं इनके पास गया तो मैंने इनसे पूछा भाई क्या करते हो? इन्होंने कहा जी स्ट्रेडल बेचते हैं। अब मेरे को तो पता ही नहीं स्ट्रेडल होता क्या है। तो जो स्ट्रेडल मैं आज करता हूँ, थैंक्स टू हिम, इनका भी कंट्रीब्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं, जो मैं आज कामयाब हूँ और एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। तो थैंक्स अर्जुन। यू आर बीइंग मोर देन जेनरस बाय सेइंग दिस। नहीं बट यस, आई रिमेंबर 6-7 साल पहले हम लोग मिले थे जी, एंड दीपक जी और हमारी बात वहाँ पे हुई थी इन आवर ऑफिस। यस, तो दीपक जी उसी टाइम से बहुत ही एक क्यूरियस लर्नर रहे हैं। इनमें एक लर्निंग का शौक था, और जी, ये एक चीज़ मैंने इनमें नोटिस करी कि जब इस एज पे लोग आ जाते हैं तो एक शौक ख़त्म हो जाता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। इनमें वो शौक उस टाइम भी था और आज भी और बरकरार आज भी है। सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम हिम। ये इस क्यूरियोसिटी को, इस लर्निंग की भूख को मरने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो स्ट्रैडल्स हमने वहाँ से शुरू करा। तो मतलब जर्नी ऐसे मेरी शुरू हुई, करते करते एक टाइम आ गया जब लगा कि नहीं यार, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता किसी और चीज़ में। एज इन मैं अब जॉब नहीं कर सकता, अब मुझे फुल टाइम इसमें आना ही आना है। तो अब जॉब छोड़ दी और फुल टाइम बस इसमें घुस गए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो आपके घर पे ऑब्जेक्ट नहीं किया? लाइक एक जॉब में हमेशा एक सिक्योरिटी रहती है एवरी मंथ की, लेकिन ट्रेडिंग इज समथिंग जिसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहते ही रहते हैं। सो एब्सोल्युटली राइट। मेरे घर पे बिल्कुल ऑब्जेक्ट करा, और दैट टाइम वर यू मैरिड? आई वॉज नॉट मैरिड बैक देन। तो एक और भी क्राइटेरिया है कि भाई लड़की कौन देगा, ये तो मेरे trader है। फादर ने बड़ा सीधा सीधा ये बोला मेरे को, कहते यार तू अगर फुल टाइम मार्केट में आ रहा है ना, तो जुआरी को कोई लड़की नहीं देता। एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन था। तो इवन दो ही सेड इट इन अ लाइट मैनर, बट हाँ अब मैं सोचता हूँ तो एक अनसर्टेनिटी है इस लाइन में कि ट्रेडिंग में आपको नहीं पता क्या होने वाला है। इट इज Exactly. आई टेल पीपल कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड है। ये आसान नहीं है जितना आसान लगता है। आसान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल तरीका ये है ट्रेडिंग, दैट इज इट। तो उनका कंसर्न बिल्कुल वैलिड था कि इस लाइन में अपनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के जा तो रहा है, एक सर्टन फ्यूचर को छोड़ के एक अनसर्टन फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे करेगा। वन ऑफ द टॉप कंपनीज। आई वॉज इन वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज, और सीए बनने में इतने साल लगाए। Exactly. उसके बाद जॉब लगी ही है और लड़का बोले मैं छोड़ रहा भाई हूँ। बिग 4 कंपनी में तो जॉब करना एक मतलब ड्रीम कम ट्रू होता है किसी के लिए भी। करेक्ट। तो दीपक जी, लेकिन ये था कि वहाँ पे मैं 14 से 16 घंटे काम करता था, बिल्कुल। वीकेंड्स पे काम करता था। तो काम करने की आदत तो डल गई थी, तो लगा क्यों ना अपने लिए कुछ करूं। अपने लिए कर लूँगा तो यहाँ पे जो शायद 10 साल में कमाऊँगा वो किसी दिन 1 साल में ही कमा लूँगा। तो इस सोच के साथ जॉब छोड़ी और फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपने कितनी कैपिटल से शुरू किया? जब आपने सोचा मैं बिगिन करता हूँ, तो कितनी कैपिटल से आपने शुरू किया? तो मैम And उस टाइम किस पे- चीज़ में शुरू किया बेसिकली? तो जैसा कि मैंने मेंशन करा था कि मैंने ऑप्शंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, और ऑप्शंस कभी मैंने ऐसा नहीं करा कि सट्टे की तरह खेल रहा हूँ। एक लर्निंग कर्व अलग चीज़ होती है, बट रेकलेस होना अलग चीज़ है। तो रेकलेस होके कभी ट्रेडिंग नहीं करी। एंड जो लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े जितने ट्रेडर्स हैं सबने एक बार अपनी कैपिटल ब्लो अप करी है, ये एक निशानी है एक बड़े ट्रेडर की कि उसने कैपिटल लूज करी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉल्स। टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने अपनी कैपिटल कभी पूरी लूज़ नहीं करी। लॉसेस ज़रूर हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकाउंट उड़ा दिया। वो रेकलेस होना है, और मैं सबको ये बोलता हूँ कि प्लीज़ डोंट बी रेकलेस, अदरवाइज मार्केट आपको बाहर कर देगी। तो आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल कैपिटल, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं थी। तो क्या होगा मैम, आई थिंक 15-20 लाख के आसपास से शुरू करा होगा।
तो इतने से शुरू करा, धीरे धीरे ग्रो करा एंड धीरे धीरे फिर फंड भी लिया मैंने। आई टुक फंड, क्योंकि आप 20 लाख को, मतलब मेरी ये कभी सोच ही नहीं रही कि मैं 2 साल में 20 लाख को 1 करोड़ कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? उसके लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन बाइंग पे उतर जाऊंगा, एग्जैक्टली उसके लिए मैं गैम्बलिंग या सट्टा करने लग जाऊंगा, तो वो कैपिटल उड़ा दूंगा। तो कभी थॉट प्रोसेस था ही नहीं। तो ग्रेजुअली धीरे 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 करते करते टुक मोर फंड्स, गॉट एक्सेस टू मोर फंड्स, तो उस पर ग्रोथ करी जो करी अपनी। मीन्स आपने कभी भी ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट नहीं किया? ऑप्शन बाइंग देखो, स्टार्ट तो मैंने ऑप्शन बाइंग से नेचुरली किया था, बिकॉज हर एक की शुरुआत मुझे लगता है ऑप्शन बाइंग से होती है, क्योंकि that's a सबके quick दिल money. में ना एक सपना होता है कि मुझे 1 का 100 करना है। हर कोई मार्केट में उसी सपने के साथ आ रहा है। कोई नहीं कह रहा मैं इस सपने से आ रहा हूँ कि मुझे 15% मिल जाए। वो तो मार्केट आपको हम्बल कर देती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो आपके सपने होते हैं 100% वाले, वो आप कहते हो मेरे को 20 ही मिल जाए बहुत है, 15 ही मिल जाए बहुत है। यू स्टार्ट विद ऑप्शन बाइंग, बट ग्रेजुअली जब पढ़ना शुरू करा तो समझ आया कि ऑप्शन सेलिंग के अपने एडवांटेजेस क्या हैं। अगर मेरे को एक बड़ी कैपिटल पे ट्रेड करना है तो वाई ऑप्शन सेलिंग? मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन बाइंग, बट मुझे अपनी साइकी के हिसाब से जिस टाइप की स्ट्रैटेजीज मुझे समझ आने लगी, तो उनके लिए मुझे लगा सेलिंग बेटर है। ओके, तो आपने फिर उसी पे ही मूव ऑन किया, ऑप्शन Correct, सेलिंग पे। तो right. आप कभी फ्यूचर्स में नहीं करते थे? बिल्कुल मैम, मैं फ्यूचर्स पे करता भी था और थोड़ा बहुत अभी भी करता हूँ। सो फ्यूचर्स भी एज आई सेड कि क्विक पैसा कमाना है तो फ्यूचर से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। इंस्टेंट 1-to-1 गेन मिलता है मार्केट में। तो स्टार्ट मैंने जो करा ऑप्शन बाइंग विद दैट फ्यूचर्स ऑल्सो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू फाइंड योर एज इन द मार्केट कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। तो आप 10 तरीके की चीज़ें करते हो मार्केट में, तब जाके आपको 1 या 2 मिलती हैं जो आपके लिए काम करती हैं। अब मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा सेलिंग करता हूँ, ऑन दी अदर हैंड कोई और होगा वो बोलेगा मैं तो बाइंग करता हूँ। मैंने सेलिंग से शुरू किया था, मुझे सेलिंग अच्छी नहीं लगी, मैं बाइंग पे आ गया। तो मार्केट इतनी डाइवर्स है और इतनी टाइप की चीज़ें हैं करने को, तो दैट इज़ समथिंग यू फाइंड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस, और लॉसेज लेके ही समझ आता है। तो लॉसेज मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक फ़ीस है जो हम देते जो हैं। आप देते हो। जैसे आप यूनिवर्सिटी में एक फ़ीस दे रहे हो, तो लॉसेज भी एक तरीके की फ़ीस है जो आप मार्केट को दे रहे हो, बट वो फ़ीस आपको बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, एक कंट्रोल्ड वे में देनी है। तो विद दिस फीस यू गेट टू लर्न कि क्या आपके लिए काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो ऐसा करते करते मुझे भी एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ मिली। मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स अलग करे, अपने स्टॉक्स अलग करे कि इन्हीं स्टॉक्स में मुझे काम करना है। अपने लिए बेसिकली एक दायरा बना लिया ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स कि इन में ही काम करूंगा, इन इंस्ट्रूमेंट्स में ही काम करूंगा, इन टाइप की स्ट्रैटेजीज़ में ही काम करूंगा। तो अर्जुन, जैसे 20-25 लाख की कैपिटल से शुरू किया था, तो आज तो की कैपिटल है ऑलमोस्ट। तो अब और तब में क्या फ़र्क था, या क्या ऐसा डिसिप्लिन अडॉप्ट किया, या क्या ऐसा चेंज अडॉप्ट किया? क्योंकि क्या होता है, जब छोटी कैपिटल होती है तो हम WWF खेलते हैं, मतलब कोई उसकी सीमा नहीं होती। लेकिन एज द कैपिटल ग्रो, आवर मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। जैसे मैं तो खैर बहुत बड़ी कैपिटल से नहीं करता, 3-4 करोड़ से ही करता हूँ। तो मेरा भी यही थीम है कि भाई कैपिटल बची रहे, कम आ जाए ज़्यादा आ जाए वो एक अलग है। और जो हमारी ऑडियंस है वो भी ये समझना चाहेगी कि क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि 25 लाख से 100 करोड़ की जर्नी पूरी की जा सके, और किस तरह से कैपिटल को मल्टीप्लाई करके, और क्या क्या चीज़ें अपने ट्रेडिंग के डिसिप्लिन में अडॉप्ट करनी है, जिससे कि मतलब एक ग्रोथ शुड ओनली बी द टारगेट। तो सर पहले की बात करूं तो पहले फोकस होता था पैसा कमाना है जी। अब प्राइमरी फोकस होता है कि पैसा गंवाना नहीं है, बचाना है, बचाना है, संभालना है तो पैसे। माइंडसेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है आपका कि जब छोटी कैपिटल होती है तो आप केयरलेस हो जाते हो। अब 10 लाख की कैपिटल है किसी की, तो लाख रुपए उड़ भी जाए तो 10% वैसे उड़ा है, बट बंदा कहता है लाख रुपए ही तो है, कर लूँगा रिकवर। यही अगर आप 1 करोड़ पे कर रहे हो तो वो 10 लाख रुपए हो जाते हैं, और 10 करोड़ पे 1 करोड़ हो जाता है। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट चुभने लग जाता है, और 100 करोड़ पे 10 करोड़ हो जाता है। तो ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो बड़ी कैपिटल पे। और मैं बोलूँगा यही माइंडसेट होना चाहिए छोटी कैपिटल पे भी, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ चलोगे तभी ग्रो होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अभी बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ, पूरे 10 लाख रुपए रिस्क पे डाल देता हूँ, बाद में जब बढ़ जाएंगे तो बचा लूँगा। बट अर्जुन, होता तो यही है कि जैसे एक छोटा जो ट्रेडर होता है वो क्या सोचता है, अरे मैंने 50,000 के ही तो ऑप्शन बाय करे हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ जाएंगे, मैं फिर 50 ले आऊँगा। ऐसे कर करके पता लगता है 25 लाख उसने गवा दिए, क्योंकि वो केयरलेस है। तो अब ये तो रही बाइंग की बात। सेलिंग में ऐसा क्या करें
और ऐसा क्या आप करते हो जो मतलब कुछ इस पॉडकास्ट से लोगों को सीख मिले कि हमें ये करना है और हमें अपनी ये जर्नी जो 25 लाख से शुरू हुई है आज, इसे 100 करोड़ तक लेके जाना है? तो सर मैं अपने लिए कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ जो कि मैं सबके साथ शेयर भी करना जी चाहूँगा। जी। सबसे पहली चीज़ होती है मॉर्निंग में, सुबह जब मैं ट्रेडिंग शुरू करने वाला होता हूँ उससे भी पहले मुझे पता होता है कि दिन का मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है। बहुत कि बढ़िया। आज एक एक स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाए तो मैं इतना मैक्सिमम लूज़ करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर इतना हो जाता है ट्रेडिंग बंद, मतलब कल मार्केट खुलेगी दोबारा शुरू कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन डन फॉर द डे। तो ये एक बेसिक तरीका है कैपिटल प्रोटेक्शन का कि आप अपनी एक लिमिट लगा दो। आप एक दिन की लिमिट लगा दो कि मैं इतना ही गवाऊंगा। ये नहीं है कि गवाना ही गवाना है, बट इन योर माइंड यू नो कि अगर मेरा इतना लॉस लग जाए एम आई ओके। अब किसी की कैपिटल 10 लाख रुपए है, ठीक है, और वो कहता है मैं लाख रुपए गवा लूँगा, ठीक है। अगर तो अंदर से धक धक हो रही है, लग रहा है कि नहीं यार ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब आपकी साइजिंग बहुत बड़ी है, आपको अपनी पोजीशन साइज़ को कम करना पड़ेगा। और अगर आप कहते हो कि 10 लाख पे 10-20 हज़ार का लॉस मैं सह सकता हूँ, तो दैट इज़ ओके। मतलब एक लॉस ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो आपके लिए, कि अगर वो लॉस लग जाए तो ऐसा ना हो कि यू फील रूइंड कि ये क्या हो गया, मेरी तो कैपिटल ही उड़ गई। और वो लॉस इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि 10,000 रुपये या 1,000 रुपये जा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें आपको उतनी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, आप ध्यान ही नहीं दोगे ध्यान अपने ही नहीं अकाउंट। दोगे, वो तो एक कैजुअल ट्रेडिंग हो गई। सो योर पोजीशन साइजिंग हैज़ टू बी सच कि ना वो बहुत बड़ी हो ना वो बहुत छोटी हो। इट हैज़ टू बी इन अ लेवल कि अगर वो अगेंस्ट आपके जाती है आप उसको कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसे मुश्किल काम है वो पोजीशन डालना नहीं है, वो पोजीशन होल्ड करना है। डाल तो हर कोई लेता है, लेकिन जब वो पोजीशन अगेंस्ट जाती है, क्या आप उसको होल्ड कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस तक? ज़्यादातर लोगों को लॉस ही तभी होता है क्योंकि ट्रेड एंटर करने से पहले कोई सोचता ही नहीं है कि मुझे लॉस भी लग सकता है। हर कोई इस माइंडसेट के साथ ट्रेड एंटर करता है कि जैसे ही मैं घुसूंगा ये मेरे फेवर में आ जाएगा और मुझे पैसे बनने लग जाएंगे। बिल्कुल। कोई नहीं ये सोचता कि मैं ये डालूंगा और मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ जाएगा। और स्टॉप लॉस में भी बंदा होप में बैठा रहता है कि मेरा अभी रेट आ जाएगा, चलो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, थोड़ा और उसको ट्रेल कर देते हैं। तो ये एक मेंटालिटी मेरे ख्याल से मैक्सिमम ट्रेडर्स की रहती है। सो व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मेंटालिटी में शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है और आपको एक्चुअली ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। तो आप एक केयरलेस कैजुअल मेंटालिटी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, ये आपको कोई फ्री में नहीं दे गया पैसे की जा बेटा उड़ा ले। यार अर्जुन, यही तो बात आज तक समझ नहीं आती। लोग जो है 20, 50, 100 रुपए के लिए बार्गेन करने लगते हैं और 10-10 लाख रुपए स्टॉक ट्रेडिंग में खो देते हैं। और मैं भी पहले ऐसा था, मैं भी पहले ऐसा ही था। लेकिन हाँ, चेंज लाना और उसको सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। तो इसको कैसे किया जाए? सर मैं बड़ी सीधी सी बात बोलता हूँ लोगों को कि या तो आप खुद सुधर जाओ या मार्केट सुधार देगी, लेकिन मार्केट का तरीका अच्छा नहीं होता सुधारने का। बहुत बुरा तरीका वो होता बहुत बुरा तरीका है, वो मार मार के सुधारती है। तो अब आपके ऊपर है, अगर गलतियों से सीख सकते हो सीख जाओ। दोबारा मार्केट में सेम गलती मत करना, क्योंकि अगली बार उस गलती की कॉस्ट बढ़ जाती है। हर बारी जब आप वो सेम गलती करते हो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। क्योंकि एक चीज़ क्या होती है, मेंटली आप सेम गलती करके ना फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो। तो क्या है, आप अगली बारी वो गलती का मैग्नीट्यूड बढ़ने लग जाता है, तो और फ्रस्ट्रेशन में आप और बुरे ट्रेड्स लेते हो। सो मेक श्योर यू स्टे डिसिप्लिन्ड इन द मार्केट। और डिसिप्लिन रहने का सबसे अच्छा तरीका इज़ कि आप अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाओ। आपका एक अपना दायरा होना चाहिए जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करो। हर इंसान को अपनी कैपिटल के हिसाब से अपने लिए कुछ लिमिट्स फिक्स करनी चाहिए। सो अगर सिंपल बात करें, आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से एक लॉस लिमिट निकालनी है पर डे एंड से पर मंथ ऑल्सो। ये नहीं कि दिन में 1% लॉस तो फिक्स कर दिया बट 10 दिन ले लिया तो 10% उड़ जाएगा। आफ्टर अ वाइल यू हैव टू इवेल्युएट कि अगर मेरे को बैक टू बैक लॉस लग रहा है तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फ्लॉ है, कुछ ना कुछ फ्लॉ है, और आप कोई फ्लॉड चीज़ को बार बार करोगे तो उसने तो लॉस देना ही देना है। आप होप में बैठे हो कि मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सेट अ लिमिट फॉर योर लॉस। दिन में मैं इतना लूँगा, और मंथ में अगर इतना आ जाता है, व्हाट वी कॉल इज अ ड्रॉ डाउन। अगर इतना ड्रॉ डाउन आ जाता है तो आई विल हॉल्ट माई ट्रेडिंग, या मैं अपना पोजीशन साइज कम कर दूंगा। ये मैं अपने लिए भी करता क्या लर्निंग इंक्रीज करूँ? हूँ। मेरे लिए वो लिमिट 5% की है। 5% ऑफ द टोटल कैपिटल। अगर इतना लॉस आने लग जाएगा, मैं 4 के आसपास ही अलर्ट हो जाता हूँ,
तो 5 पे तो मैं पोजीशन आधी कर दूंगा, क्योंकि अगर इस लिमिट पे लॉस आ रहा है तो मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही है. समथिंग एबनॉर्मल इज हैपनिंग विच माई स्ट्रैटेजीज आर नॉट एबल टू सेंस. मेरी स्ट्रैटेजीज को नहीं समझ आ रहा है वो इस मार्केट को कैसे ट्रेड करना है. तो बेटर है मैं अपना रिस्क उस टाइम पे कम कर दूं. यही होगा ना कि 1 महीना और लग जाएगा रिकवरी में, कोई बात नहीं, इस महीने नहीं कमाएंगे. इस महीने नहीं कमाएंगे, लेकिन कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है. वॉट इफ Yes. वो फेज कंटिन्यू होता ही जाए और वो ड्रॉडाउन 10% पे आ जाए और मेरे को ट्रेडिंग ही पूरी बंद करनी पड़े, उससे बेटर है मैं अपनी पोजीशन हाफ कर दूं. तो अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाती तो मैं अपनी पोजीशंस को ड्रास्टिकली कट करते जाता हूँ और अग्रेसिवली कट करता हूँ. और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लॉस को सबसे पहले काटो. मतलब मैं बहुत बहुत एग्रेसिव हूँ लॉसेस काटने में. अगर मेरे स्टॉप लॉस के पास आ गया है तो मतलब स्टॉप लॉस एग्जिट होना ही होना. ये नहीं है होप में मैं स्टॉप लॉस को दूर कर दूंगा. मोस्ट ऑफ द पीपल करते ही यही है कि Right. अरे अभी रिकवर हो जाएगी मार्केट, वो होप ही उनको ना उनका अकाउंट वैनिश करा देती है most of the time. एब्सोल्युटली. सो होप में इंसान क्या करता है, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे कर देगा अगर उसने बाय कर रखा Buy कर है रखा कि थोड़ा सा और देख लेते हैं, मार्केट घूम जाएगी. हिट हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं. एटलीस्ट मेंटली आप उस ट्रेड से दूर हो गए हो. आपकी ना एक ट्रेड के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है. उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से इंसान क्या है, उस ट्रेड के साथ लगा ही रहता है, या उस शेयर से प्यार हो जाता है ना, जो वो प्यार करता रहेगा. वो उसके अगेंस्ट भी जा रहा है बट उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि होप है. जिन लोगों ने 9,000 10,000 पे यूनिटेक्स से प्यार किया था, आज 1.5 रुपए का चल रहा है वो प्यार. तो अग्रेसिवली आपने एक लेवल अगर डिसाइड कर लिया तो उस पर आप बाहर हो जाओ. तो दैट इज समथिंग आई डू. और कभी कभी ऐसा भी होता है स्टॉप लॉस लगाना भूल गए. गलती इंसान से हो जाती है कि स्टॉप लॉस लगाया नहीं और जब तक देखा तब तक तो वो स्टॉप लॉस से नीचे था. अगर मेरे साथ ऐसा होगा इमीडिएटली पोजीशन कट, मैं देखूंगा भी नहीं लॉस कितना है. और दिस इज समथिंग आई टेल माय एंटायर टीम कि अगर लॉस लिमिट से ऊपर हिट हो गया है, देखना भी नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है, इमीडिएटली कट. तो दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी या अग्रेसिवनेस यू हैव टू कीप टुवर्ड्स योर लॉसेस. प्रॉफिट तो आना ही आना है, प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा. अपनी कैपिटल बचा के रखो, अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखो. अल्टीमेटली मार्केट विल रिवॉर्ड यू. और वो रिवॉर्ड किस चीज़ का है? डिसिप्लिन का है. मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करेगी और हमेशा करती आई है. कौन गेम में बचा रह सकता है, बात ये है सिर्फ. अर्जुन जी, जैसे ये तो आपने लॉस से रिलेटेड बात करी, जो मैंने प्रॉब्लम अपने साथ भी इनिशियली फेस करी, अभी वो प्रॉब्लम से मैं निकल आई हूँ, लेकिन वो मैंने बहुत वर्क किया उस पर. बट मैं ये चाहती हूँ आप ऑडियंस को ये बताइए, जैसे आपने एक स्ट्रैटेजी बताई कि लॉस हमें होल्ड नहीं करना, लोग प्रॉफिट भी होल्ड नहीं कर पाते. भाई जैसे ही प्रॉफिट आया, लगता है कि ये प्रॉफिट ना चला जाए तो जल्दी बुक कर लेते हैं. वो अपने सिस्टम या स्ट्रैटेजी जो वो लेके चल रहे हैं उस तक नहीं जाते कि भाई हमें लॉस आया, मतलब हमें प्रॉफिट आ रहा है, चल जो मिल रहा है वो ले लो. तो उस एटीट्यूड को कैसे चेंज करना है? तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि मैं अपनी एक लोअर लिमिट सेट कर दूँ. ठीक है, लोअर लिमिट एज इन आपने स्टॉप लॉस अगर लगा दिया तो मैंने वो स्टॉप लॉस सेट कर दिया है और प्रॉफिट्स में रन करने दूंगा. आई एम ग्रीडी टुवर्ड्स प्रॉफिट्स एंड फियरफुल टुवर्ड्स लॉसेस. लेकिन अर्जुन, होता क्या है, जैसे किसी ने कोई चीज़ 100 रुपये में ली या 100 रुपये में बेची, हम चलो सेलर पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं कि 100 रुपये में बेची, वो 85 तक आई, वो तो बैठा ही है. लेकिन वो क्या हुआ, एकदम से रिवर्सल आया, वो 105 आ गई, 110 आ गई, 115 आ गई, वो फिर धीरे धीरे करके 98 तक आई, फिर 100 आ गई, फिर वो 95 आई. आदमी सोचेगा यहीं बुक कर लो यार, ये कहीं फिर से वो ना हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने लॉसेस कैरी करे बैठा रहता है और उसके पास्ट में इतने लॉसेस होते हैं कि वो बेचारा राइड ही नहीं कर पाता. तो इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए? तो सर इसका आंसर भी ना इस क्वेश्चन में ही है, और वो ये है कि अगर उसको लॉसेस इतने हुए हैं तो किसी वजह से हुए हैं, और वो इसी वजह से हुए हैं कि वो विनर्स राइड नहीं कर पाया. विनर्स जब तक हम राइड नहीं करेंगे तो हम लॉसेस को ऑफसेट ही नहीं कर पाएंगे. बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी 100% मार्केट में राइड नहीं हो सकता. आपका सक्सेस रेट लेट से 50% है. कॉइन टॉस, सिक्का उछाला, मैंने ट्रेड लिया, हेड्स आया तो मैं बाय कर लूँगा और टेल्स आया तो सेल कर दूंगा. किसी की इस ऐसी स्ट्रैटेजी है तब भी वो पैसा बना सकता है. आई टेल यू हाउ. एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी. और अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है या ट्रेडिंग सीखना चाहता है, आई वुड रियली सजेस्ट कि वो एक्सपेक्टेंसी के बारे में पढ़े. क्या होती है एक्सपेक्टेंसी? तो आप अगर अपना विन रेट निकालो, विन रेट क्या है कि आप कितनी बार सही होते हो मार्केट में और कितनी बार गलत होते हो, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे कितने पैसे लेने चाहिए हर ट्रेड में.
अगर सिंपली समझें तो अगर कॉइन टॉस की बात करें तो मैं कहता हूँ आप आधा टाइम सही हो आधा टाइम गलत हो। लेट्स से आपने जब आप जीते तो आपने 1 रुपये कलेक्ट किया और जब आप हारे तो आपने 1 रुपये दे दिया। तो अगर आप आधा आधा टाइम ही सही हो तो नेट में तो आप कुछ घर लेके ही नहीं गए, उल्टा ब्रोकरेज और एसटीटी दे के जाओगे। Exactly. तो आप नेगेटिव हो। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दूं और मैं बोलूं कि जब आप हारोगे आप दोगे तो 1 रुपये, बट आप अपना जो टारगेट है अब आप उसको 2 रुपये कर दोगे, तो नेट आपको अब 1 रुपये बनेगा। और मान लेते हैं उस 1 रुपये में से भी अब आपकी ब्रोकरेज और एसटीटी बाकी खर्चे सारे निकल जाएंगे, तो आप नेट 0 पे आ गए। एटलीस्ट आप 0 पे तो आए माइनस से। अब अगर आप इसको 3 गुना कर दो कि जितना मेरा लॉस है, स्टॉप लॉस है, उसका मैं 3 गुना लूँगा, नाउ यू बिकम नेट प्रॉफिटेबल। वाई? बिकॉज जब आप जीते तो आपके पास 3 रुपये आए और जब आप हारे तो आपने 1 रुपये दिया, तो नेट आपके पास 2 रुपये प्रॉफिट हुआ और 1 रुपये आपने उसमें से खर्चों का दे दिया, तो आपके पास बचा 1 रुपये। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप जीत रहे हो, एक तो आप कितनी बारी जीत रहे हो और जब आप जीत रहे हो तो आप कितना ले रहे हो, क्योंकि जो आप प्रॉफिट मार्केट से ले रहे हो वो आपके लॉसेस को ऑफसेट करने वाला है, और आपको लॉसेस को तो ऑफसेट करना ही करना है और साथ में खर्चों को भी, और अपने लिए कुछ बचाना भी है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइड योर विनर्स सो दैट यू आर एबल टू जनरेट अ बिगर अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ, जिससे आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी अपने अकाउंट में ला सको। So you think 1:3 is a good ratio to work So for? it depends on what kind of a win rate you have. हर स्ट्रैटेजी का एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ विन रेट होता है। कितना विन रेट अच्छा माना जाता है? तो मेरी किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 30% भी है। जस्ट 30%? Just तो 30%? 30% पे फिर आप कैसे कमाते सो हैं? 30% लॉस पे 1 रुपये का लेते हैं, राइट 5 रुपये करते हैं। तो जब मैं हारूंगा, मैं 1 रुपये अगर दे रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ तो मैं 6 रुपये ले रहा हूँ, मुझे मतलब बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मतलब आई एम राइडिंग माई विनर्स। तो इवन तो मेरा अगर विन रेट कम भी है बट नेट में मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो जितनी ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं ज़्यादातर, उनका विन रेट हमेशा कम होता है। कम होता तो 30 से 40% का विन रेट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में इज डिसेंट, मतलब उस पर आप पैसे बना सकते हो। लोगों को लगता है कि मुझे मार्केट में सही होना है ज़्यादा टाइम। यू डोंट हैव टू बी राइट, यू हैव टू मेक मनी, बट इट्स नॉट समथिंग कि मेरे को अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डेली पैसे कमाने हैं या डेली सही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नेट में पैसे बनाने हैं, नेट में। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 60% टाइम भी गलत हो, बट 40% टाइम जब सही हो तब इतना पैसा निकाल लो कि अपने लॉसेस को फाइनेंस करके नेट प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाओ। सो आप पोजिशनल ट्रेड ज़्यादा लेते हैं या इंट्राडे लेते हैं? सो प्राइमरीली जो मैं करता हूँ वो इंट्राडे है। ऑल majority- आप पोजीशन नॉट ऑल इंट्राडे, पोजिशनल भी करता हूँ। अबाउट 85% ऑफ व्हाट आई डू इज इंट्राडे, 80-85%, बाकी रिमेनिंग इज पोजिशनल। और आपका मैक्सिमम लॉस इंट्राडे में क्या रहा है मैक्सिमम लॉस जो इन योर मेरा ट्रेडिंग जर्नी? इन माई ट्रेडिंग जर्नी वैसे तो बहुत रहा होगा, बट जब से होश संभाला है, यानी कि थोड़ा और सीरियसली ट्रेडिंग को शुरू करा है, आई कीप माई मैक्स लॉस लिमिटेड टू 1.5%, उससे ज़्यादा नहीं होगा। किसी अकाउंट में अगर मेरे को थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेड करना है, यूजुअली इट इज़ फॉर माई सेल्फ, अगर मेरे को थोड़ा और अग्रेसिव जाना है, मैक्स आई डू इज़ 2%, बट उससे ज़्यादा 2% of the capital used or Of the 2% of the total capital? अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपये हैं फॉर इंट्राडे तो वो 100 रुपये लग जाएंगे इंट्राडे, अच्छा, आप मतलब पूरी कैपिटल से करते पूरी 100%। you are all in all the time. ऑल इन। ट्रेड्स डलते जाते हैं, उनकी अपनी लॉस लिमिट्स हैं, अगर वो हिट होंगी तो वो बाहर होते जाएंगे। जो चल रहा है वो चलते जाएगा, जो बाहर हो गया वो गेम से आउट हो जाएगा। तो टोटल लॉस, बट मेरे को पता होता है पोजीशंस इस हिसाब से बनी हुई हैं, तो हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं सारी। तो मॉर्निंग में आई नो कि अगर ये सारी पोजीशंस पे लॉस हिट होता है तो इतना परसेंटेज लॉस मेरे को मैक्सिमम होने वाला है। तो आप जो करते हैं वो एट द मनी बेचते हैं या इन द मनी कॉल और पुट बेचते हैं? तो दीपक जी, ज़्यादातर जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग मेरी रहती है वो सारी स्ट्रैडल्स के थ्रू रहती है, विच इज़ एट द मनी। एट द मनी। तो एट द मनी कॉल पुट सेल करते हैं। हाउएवर अगर मेरे को डायरेक्शनल जाना है तो डायरेक्शनल आई कैन इवन गो इन द मनी, अच्छा, अगर वन साइडेड so how you choose that direction on the basis of एल्गो जो चल रहा है वो, या दूसरी साइड का स्टॉप लॉस लग गया तो अपना ये राइड कर रही है, वो तरीका है? Right. या चार्ट देख के करते हैं? तो चार्ट मैं नहीं देखता, चार्ट देख Chart के मैं आप कोई नहीं trading देखते? करता। बहुत रेयरली कोई, अगर मेरे को डिस्क्रिशनरी ट्रेड मारना है, वो भी मन कराया, खाली बैठे हैं डिस्क्रिशनरी मार लेते हैं, या अपॉर्चुनिटी दिखाई तो मैं चार्ट देख लूँगा। अदरवाइज चार्ट्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ माई सिस्टम्स। मेरे सिस्टम्स का कोई लेना देना नहीं है चार्ट से। एक दो गिनी चुनी स्ट्रैटेजीज हैं जो चार्ट्स पे बेस्ड हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी
नो, एल्गोस सब मैनेज कर रही हैं, दे आर ट्रैकिंग द प्राइस एक्शन, दे आर ट्रैकिंग द मूवमेंट इन द मार्केट, और उस मार्केट के बेस उस मूवमेंट के बेसिस पे वो पोजीशंस ले रही हैं। जहाँ तक बात रही स्ट्रैटेजीज़ की, कुछ स्ट्रैटेजीज ट्रेंड फॉलोइंग के नेचर में हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, जैसे स्ट्रैडल से शुरुआत करी और उसको मैनेज करते चले गए, मार्केट के साथ मूव करते चले गए। कुछ जैसा कि आपने कहा टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स भी हैं कि पोजीशन डाली, दोनों लेग्स पे स्टॉप लॉस लगा दिया, एक हिट हो गया तो एक को राइट करने दो। तो दोनों टाइप की स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ इनके वेरिएंट्स हैं जो डेवलप करे हुए हैं। सो ऑल इन ऑल वी हैव अ बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज़, 20 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में चल रही हैं, डिफरेंट टाइप के मार्केट सिनेरियोज को कैप्चर कर रही हैं, डिफरेंट टाइम पे एंट्रीज ले रही हैं। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। एंड यू आर फॉलोइंग दीज स्ट्रैटेजीज डेली? डेली। 20 स्ट्रैटेजीज हैं आपकी, तो उसको कंसिस्टेंटली आप रोज कर रहे हैं? करेक्ट। डेली करें। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपने कितना देखा है इसमें? 2% का आप बता रहे हैं। राइट, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन आप क्या मतलब मान लो कि आई कीप इट 1% के आसपास। ओके। आजकल मार्केट में बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट्स होती हैं, बीच में ड्रास्टिक मूव्स भी आए थे जहाँ पे निफ्टी बहुत तेज़ी से टूटा, सेंसेक्स बहुत तेज़ी से टूटा। सो उस दिन भी जो मेरा मैक्स लॉस था वो करीबन 1.5% के आसपास था। 4 जून, 18 अप्रैल, इस तरह की जो 11 मार्च। ऐतिहासिक तारीखें हैं राइट। हम लोग हमारी ट्रेडर्स की जर्नी में, जो कि एक इम्पैक्ट ऐसा छोड़ जाती हैं कि पूरे शायद 1 साल का कमाया हुआ वाइप आउट हो जाता है, या एक ही दिन में मतलब पिछले कई दिनों की या कई सालों की, कई महीनों की मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाता है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन के लिए आप क्या करते हैं? स्टॉप लॉस लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी स्किप हो सकता है, या हेज वगैरह लेते हैं, या किस तरीके से अर्जुन अपने आप को बचा पाता है? तो दीपक जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पोजीशन जो डाल रहे हैं उसका साइज़ कंट्रोल में रखें। आजकल क्योंकि हेजिंग से एक मार्जिन बेनिफिट मिलने लग गया है, तो लोगों ने इसको ऐसा समझ लिया कि ये तो एक फ्री पैसे कमाने का और तरीका मिल गया है जी कि स्ट्रैडल पहले अगर 2 लॉट बेचते थे, आज की डेट में 4 लॉट बेच लेंगे हेजिंग करके। तो अगर आप सोचो तो कि एक तो आप हेजेस बहुत दूर दूर के बाय कर रहे हो, जी, तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्जिन। अब जब मूव आ रहा है और ऐसा मूव आ रहा है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ही नहीं कट पा रहा, तो आपको लॉस जो है वो 4 लॉट्स पे लग रहा है, ना कि 2 पे। तो पोजीशन साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि मैं मार्जिन लेके और लेवरेज ना लूँ। लेवरेज कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज आपको 5 गुना तो वैसे ही दे रही है, तो मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने में ही कमा लूँगा। तो स्ट्रैटेजीज़ को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि पोजीशंस जो आपकी डल रही हैं वो एक लिमिटेड वे में डलें, ये नहीं कि मार्जिन लेके और डलें। कि कुछ लोगों का स्टाइल वैसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या सही है, बट मेरे लिए वो काम नहीं करता, मेरी माइंडसेट के साथ वो नहीं बैठता। दूसरा, आपके स्टॉप लॉसेस हमेशा रहने चाहिए, एंड मेंटल स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ मेंटल स्टॉप लॉस। जिन लोगों ने मेंटल स्टॉप लॉस लगाया वो मेंटल ही हो वो गए। मेंटल हो गए हैं। तो मेंटल स्टॉप लॉस तो जब तक आप काटने जाओगे मार्केट मौका भी नहीं देगी, तब तक तो निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट टूट चुका होगा। आजकल क्योंकि एल्गो बहुत प्रचलित हो रहा है, तो आपके पास टाइम कहाँ है कि आप देख के स्क्रीन और कोई डिसीजन ले पड़ रहे हैं? तो वो तो आपको पहले ही सिस्टम में डाल के रखना है। करेक्ट। तो अर्जुन, जो ये इतनी बड़ी कैपिटल आप करते हो, ये एल्गो से कर रहे हो या मैनुअल है सब? तो दीपक जी, प्राइमरीली जो सारी ट्रेडिंग होती है दैट इज़ ऑल ऑटोमेटेड। Okay. सारा एल्गोस के थ्रू है। हर अकाउंट में एल्गो से ही ऑर्डर्स जाते हैं, एल्गोस ही मैनेज करती हैं पोजीशंस। सो इन शॉर्ट मुझे कुछ नहीं करना होता ड्यूरिंग द डे अदर दैन रिस्क मैनेज करना। सो मेरा सारा काम ये होता है कि एल्गो जो काम कर रही है वो ठीक से कर रही है या नहीं, अकाउंट्स में ऑर्डर सही तरीके से गए हैं या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। मेरा काम मॉनिटरिंग का है, एक ओवरसाइट का है। अदर देन दैट कुछ अकाउंट्स हम लोग एज इन माई टीम मैनुअली भी ट्रेड करते हैं। अच्छा। तो मैनुअली, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सिंपल F1 F2 से है। हम लोग जैसे ग्रीक सॉफ्ट टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जी, जिनके जी। थ्रू मल्टी लेग ऑर्डर्स डालते हैं। ओके। तो माई टीम मेंबर्स आर वेरी एफिशिएंट इन दैट, और वो एल्गो से ज़्यादा रिटर्न निकाल लेते हैं, मतलब गेट्स जिसे बोलते हैं। गेट्स जिसको बोलते हैं। ओके। तो कुछ अकाउंट्स वो भी मैनेज करते हैं, बट मैनुअल अकाउंट्स की ऑब्वियसली एक लिमिटेशन होती है, एक सर्टन कैपिटल साइज तक ही आप कर सकते हो, एंड पर अकाउंट यू नीड 1 पर्सन। तो वो लिमिटेड अकाउंट्स हैं, बाकी मेजरली जितने अकाउंट्स हैं वो सारे ऑटोमेटेड थ्रू एल्गोस हैं। बट जो गेट सॉफ्टवेयर है वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी 1000 लॉट डाल सकता है। राइट। वो तो बहुत फास्ट है। और आप तो, मैं आई एम श्योर कोलो वोलो पे ही होंगे, कोई वैसे तो आप नहीं कर रहे होंगे। तो जो मैनुअल आप क्या समझ रहे हैं, जो लोग गेट्स को यूज़ करके या जो लोग ग्रीक सॉफ्ट को यूज़ करके
मैनुअल कर रहे हैं वो बेहतर है, या जो डिसीजन मेकिंग भी एल्गो ही कर रहा है, चाहे वो टाइम बेस्ड स्ट्रेडल ही क्यों ना हो, इन दोनों में से क्या बेहतर समझते हैं आप? तो ग्रीक सॉफ्ट के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। मल्टी लेग ऑर्डर्स वो लगाने देता है और बिडिंग करके लेके आता है, जी। तो कुछ वे में आपकी स्लिपेजेस वो कम कर देता है कम कर क्योंकि देता आप है। बिडिंग कर रहे हो वहाँ पे। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें ही स्टॉप लॉस लग जाता है। तो और मैं भी वही यूज़ करता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ, जोड़े पे स्टॉप लॉस आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे हमने 400 रुपये का कोई स्ट्रेडल बेचा और हमारा 420 का वो है, तो वो 421-22 तक भी अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 भी क्वांटिटी हो, तो वो 2-3 रुपये के स्लिपेज पे ही सारे और सौदे काट सकता है, चाहे फॉल बहुत बड़ा क्यों ना हो। राइट। तो मैं भी वही यूज़ करता हूँ और वो आराम से मिल भी जाता है। तो आई वुड रादर से कि ग्रीक सॉफ्ट से आपका रिस्क कम ही हो रहा है ना जी। कि बढ़ रहा है, Yes. क्योंकि एक तो आपका जोड़े पे स्टॉप लॉस लग गया है जी जी। और वो सिस्टम में स्टॉप लॉस मतलब अब ग्रीक सॉफ्ट उसको ट्रैक कर रहे हैं और वो Track कर एग्जीक्यूट रहा है। करना उसका काम है। तो आपको मैनुअली एक तो देखने की ज़रूरत नहीं है कि रेट जब 400 से 420 हो जाएगा तब मैं मैनुअली काटूंगा, वो ग्रीक सॉफ्ट आपके लिए कर रहा है। तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर वे टू ट्रेड मैनुअली या सेमी ऑटोमेटेड, मैं उसको बोलूँगा जी जी। कि अगर किसी को फुल फ्लेजेड एल्गोस पे नहीं जाना बट वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करता है, प्रोवाइडेड योर कैपिटल साइज इज थोड़ा डिसेंट, 25-30 लाख पे तो आप कर रहे हो, अदरवाइज उसकी कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होती है उस सॉफ्टवेयर की। मैं उसे ऑटो एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर बोलता हूँ, मैं एल्गो नहीं बोलता उसे, क्योंकि वो हमारे कमांड को ना एग्जीक्यूट कर रहा है। जबकि जो एल्गो की हम बात कर रहे हैं आपसे, जो मेरा अगला सवाल है, जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग या टाइम पे आपने वो टाइम बेस्ड स्ट्रेडल करा, वो भी एल्गो के थ्रू है, तो वो कौन सी एल्गो है, मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट है या किस एल्गो के थ्रू आप करते हैं? तो मैं किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता। अच्छा। जितना हमने बनाया हुआ है सब इन हाउस है, सब कुछ सेल्फ कोडेड है। ओके। तो आई लर्न हाउ टू कोड, और मेरा सजेशन सबको रहता है, एटलीस्ट टू द यंग पीपल जो चाहते हैं कि इस फील्ड में अपना करियर बनाएं, कि प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग हाउ टू कोड। कोडिंग बहुत ज़रूरी है, पाइथन सीखना शुरू करो। तो मेरी बैकग्राउंड कोडिंग की या टेक की नहीं रही है, बट आई लर्न हाउ टू कोड। 2020 में घर बैठे थे तो शुरू करा, रादर 2019 एंड में स्टार्ट कर दिया था, एंड नाउ आई कोड माई ओन सिस्टम्स। आई हैव अ टीम ऑफ कोडर्स। तो हम लोग जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं वो सारी इन हाउस अपने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू करते हैं। ओके। तो आपका सिस्टम्स का एक्सपेंस कितना आता है मंथली? तो सिस्टम्स का एज सच एक्सपेंस क्या होगा, क्लाउड का थोड़ा बहुत एक्सपेंस हो गया, अदर देन दैट वट एवर हार्डवेयर दैट वी हैव, तो इतना कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑब्वियसली द टीम कॉस्ट इज़ देयर, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर, बट व्हेन यू हैव टू डू थिंग्स एट अ स्केल आपको ये सब करना ही पड़ेगा, करना ही ऑप्शन नहीं है। और मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मैं कुछ अपना डेवलप करूँ, बिकॉज उस चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है। कल को मुझे कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे किसी और वेंडर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा, मैं अपना इन हाउस उसको डेवलप कर सकता हूँ और अपने सिस्टम के साथ सिंपली प्लग करके अगले दिन से चलाना शुरू कर सकता हूँ। तो इस टाइप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको किसी और के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती है, ये सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में मिलती है। बट हाँ, अपना सॉफ्टवेयर, अपना पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगा है, बहुत सी रिसर्च लगी है, बहुत लर्निंग है। बहुत लर्निंग है, बहुत से लॉसेस भी लगे हैं क्योंकि गलत ऑर्डर भी मार दिया उसने। तो उस सबको ठीक करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर किसी को इमीडिएटली कल से ऑटोमेशन करनी है वो नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम, बट इन द लॉन्ग रन आई फील कि ये एक बेटर तरीका है करने का। कोई एक ऐसी हैबिट, कोई एक ऐसा तरीका, कोई एक ऐसा सिस्टम जो आप फॉलो करते हो और उससे आपको एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मतलब उससे कुछ सीखने को मिला है, तो कुछ ऐसा है? दीपक जी बिल्कुल है, एंड ये एक चीज़ है जो मैं अपनी जर्नी के शुरू से करता आ रहा हूँ। अच्छा। और मैं ढूंढूंगा तो मुझे अपनी अभी भी एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी जिसको हम ट्रेड लॉग बोलते हैं। तो ट्रेड लॉग बनाने की जो आदत है ये हर ट्रेडर की होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अब स्केल बड़ा हो गया है तो छोड़ दिया है। अभी भी 3:30 के बाद डेली हमारा ये काम होता है नोट करना कि आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है, आज के एक एक ट्रेड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दिस इज़ अ हैबिट दैट वी हैव, और मैं हर ट्रेडर को ये सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेक अ ट्रेड लॉग। अब ये ट्रेड लॉग होती क्या है, सिंपली जो भी आप ट्रेड एंटर कर रहे हो आप एक एक्सेल में नोट कर लो, मैंने किस तारीख को एंटर किया, किस टाइम एंटर किया, किस प्राइस पे किया, इंस्ट्रूमेंट क्या था, और जब भी उसको एग्जिट करो उसमें एग्जिट प्राइस डाल दो, या ये भी लिखें क्यों किया। तो अब आपके पास एक P&L का अपना रिकॉर्ड आता रहेगा। इसके साथ साथ आप एक कॉलम और बना दो जिसको मैं बोलता हूँ रिमार्क्स कॉलम, और एक और बनाना है तो लर्निंग्स कॉलम बना दो।
तो इसमें आप उस ट्रेड के बारे में डालो कि मुझे इससे क्या सीखने को मिला या मैंने इसमें क्या गलती करी। तो ये 2 4 5 दिन में आपको कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप महीने के बाद अपनी ट्रेड लॉग दोबारा देखोगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आने लगेगा, और वो पैटर्न आपको बताएगा कि मैं मार्केट में क्या गलतियाँ कर रही हूँ या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। जैसे हमने विन रेट की बात करी, तो मेरा विन रेट है कितना, कि आपके पास PNL आ रहा है एक्सेल में, तो आपको सिंपली देख के ही पता लग जाएगा कि मैं 10 में से 7 बार सही हूँ या 5 बार सही हूँ या 3 बार सही हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब तक आप अपना एक रिकॉर्ड नहीं बनाओगे तब तक आपको अपने बारे में नहीं पता लगेगा। और ट्रेडिंग मेरे हिसाब से एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। यहाँ पे आपको कोई आके पर्सनली सिखाने नहीं वाला कि ऐसे ट्रेड कर वैसे ट्रेड कर। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि आपको एक अपना स्टाइल ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, वो विद एक्सपीरियंस आता है, विद एक्सपेरिमेंटेशन आता है। तो ये एक ट्रेड लॉग बड़ा अच्छा तरीका है जानने का कि मेरे लिए किस टाइप के ट्रेड काम कर रहे हैं। क्या मैं जब मॉर्निंग में ट्रेड लेता हूँ तो वो चलते हैं या दोपहर वाले चलते हैं। तो ऐसे पैटर्न्स आपको दिखने लग जाएंगे 1-2 महीने में, और यहीं से ही सारी इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है। तो दिस इज़ अ सजेशन जो मेरा सबके लिए रहेगा कि अगर आपको सीरियसली ट्रेड करना है और आप एक्चुअली चाहते हो कि मैं कुछ पैसा बना के उठूँ मार्केट से, तो ट्रेड लॉग ज़रूर बनाओ। उसमें डेली अपना हमें पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कहाँ हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो वो डिटेलिंग पूरी हम उस ट्रेड लॉग में। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। मैं कभी कभी अर्जुन से बात करता रहता हूँ और हम लोग कहीं कनेक्टेड भी हैं एक आध ग्रुप में। अर्जुन, कई सारी नई टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं उस ग्रुप में, जो मैंने अभी देखी, फिर मुझे भी सीखना पड़ा। मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस भी उससे कुछ सीखे। तो 2 टर्म्स हैं, एक इक्विटी कर्व और एक काल्मर। ये क्या है थोड़ा सा बताओ, और लोगों को सिखाओ कि इस पे हम किस तरीके से अपने को रैंक करें या क्या इसमें देखें जो हमें अपनी गलतियां समझ आएं। तो इक्विटी कर्व की अगर बात करें तो हम वापस ट्रेड लॉग पे चलते हैं। इक्विटी कर्व भी आपका ट्रेड लॉग से ही बनेगा। ओके। आप जो अपना डेली प्रॉफिट लॉस लिख रहे हो हर ट्रेड का, तो रो बाय रो आपके पास प्रॉफिट्स आते जा रहे हैं। सपोज आज मैंने 100 रुपये कमाए, अगले दिन मैंने 20 रुपये वापस कर दिए, फिर 50 रुपये कमाए। तो ये एक आपका डेली का प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ बन रही है। अगर मैं टोटल करता रहूँ इसका, ठीक है, तो मेरे पास इक्विटी कर्व आ जाएगा। यानी कि मैंने अपने अकाउंट की शुरुआत कहाँ से करी थी और वो अकाउंट कैसा जा रहा है। मतलब वो चार्ट बन जाएगा एक, Correct. आप टाइम और उसमें मैंने जैसे 1000 रुपये से अगर शुरुआत करी और मैंने 100 रुपये कमा लिए, तो आपके अकाउंट में अब 1100 रुपये आ गए हैं। अगले दिन आपने 50 रुपये वापस कर दिए तो 1050 हो गया। तो ये जो अकाउंट की वैल्यू है, ये विद एवरी ट्रेड आपकी वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, ये इक्विटी कर्व बताता है। तो इक्विटी कर्व जो है अब कैसे फ़ायदेमंद होता है या आपको कैसा रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कोई इक्विटी कर्व ऊपर नीचे हो रहा है तो मतलब ट्रेडिंग जो आपकी है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो रिटर्न्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। किस महीने 5% आ गए, अगले 5 चले गए, फिर 10 आ गए, फिर 8 चले गए। तो इक्विटी कर्व आपका कभी स्मूथ नहीं हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर व्हाट आई लाइक टू सी इज़ कि मेरा इक्विटी कर्व स्मूथ हो, उसमें कम से कम फ्लक्चुएशंस हो, एटलीस्ट नीचे की साइड पे। अपसाइड डेफिनेटली होनी चाहिए, बट लॉसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कर्व ऐसे जा रहा था, सडनली ऐसे आ गया। 6 महीने मैंने कमाया और 7वें महीने सब वापस दे के मैं बैक टू वेयर आई स्टार्टेड आ गया। तो इक्विटी कर्व इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक रखना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। दूसरा, काल्मर आपने कहा, काल्मर इज़ अ मेजर किसी भी स्ट्रैटेजी को जज करने का, कि एक इट इज़ वन ऑफ द मेट्रिक्स कि उस स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस कैसी है। यूजुअली ये बैक टेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो बहुत सिंपली बोलूँ, मान लो हमने सुबह 9:20 का स्ट्रेडल बेचा, हाँ, 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख बन गए। अब इसमें काल्मर कैसे व्यक्त तो ये करेगा? कैल्मर आप इसको ऐसे नहीं देख सकते। कैल्मर बेसिकली इसकी आपकी CAGR कैसी चल रही है, या बहुत सिंपली बोलूँ कि आपको हर साल प्रॉफिट कितना कितना आया। मैंने 3 साल का प्रॉफिट ले लिया सपोज, और मैंने उसका एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ मैं। तो आपके पास लेट्स से 20% प्रॉफिट आया जो आप हर साल कमा रहे हो, और किसी भी साल आप निकालते हो कि मेरा जो ड्रॉडाउन था वो ड्रॉडाउन क्या रहा। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लेट्स से मेरा 5% का था, तो आप 20 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपका 4 का कैल्मर आ जाता है। तो कैल्मर कुछ इस तरीके से निकलता है। तो 4 अच्छा है कैल्मर, 10 अच्छा है या तो 1 कैल्मर अच्छा है? मतलब ये हो गया कि कितना गुना आपकी जो आपका जो ड्रॉडाउन है उसके कितने टाइम्स आपकी रिटर्न है। ओके। इसको सिंपली ऐसे समझें कि अगर जितना कैल्मर मेरा बड़ा है, मतलब मेरे पास उतनी प्रॉफिटेबिलिटी है उस ड्रॉडाउन को फाइनेंस करने के लिए।
सो ये नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ड्रॉडाउन अगर आपका छोटा है और प्रॉफिट बहुत बड़ा है तो नेचुरली आप प्रॉफिट को इससे डिवाइड करोगे तो नंबर बड़ा आएगा। नंबर बड़ा है। तो दिस नंबर हेल्प्स यू टू जज कि एक स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस है कैसी। जी जी। तो एक तरह से जो इक्विटी कर्व हुआ वो तो मोस्ट, मैं उसको एक टर्म और दूंगी कि वो तो सेल्फ रियलाइजेशन कर्व ही हो गया कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। Correct. तो अर्जुन जी, जैसे आप आफ्टर मार्केट कितना टाइम देते हैं मार्केट को? आई थिंक द रियल गेम बिगिंस आफ्टर द मार्केट, क्योंकि मार्केट में तो ध्यान स्क्रीन के ऊपर ही होता है। मार्केट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रिसर्च भी कर लो एंड 10 चीज़ें और भी देख लो, क्योंकि ध्यान जो है वो बार बार स्क्रीन की तरफ जाएगा। तो जब अर्जुन तुम चार्ट देखते ही नहीं तो रिसर्च क्या कर रहे हो फिर, ये भी बताओ। पोजीशंस, अकाउंट्स देखना, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे को ये चेक करना है कि एल्गो जो है वो एक स्मूथ वे में ऑपरेट कर रही है या नहीं। जी जी। मुझे पता है वो 99.9% करेगी, बट उस 0.1% के लिए तैयार रहना है कि किसी दिन कुछ भी एरर आया तो मैं सामने होना चाहिए फिक्स करने के लिए, या कोई टीम मेंबर होना चाहिए, या एटलीस्ट वो नोटिस में आ जाए। इवन तो उसके भी मैकेनिज्म्स बने हुए हैं कि उसको फिक्स कैसे करना है या क्या है, वो अपने आप भी हो जाता है। बट स्टिल यू हैव टू सी कि मार्केट में कुछ एबनॉर्मल तो नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप स्क्रीन के आगे बैठे हो एंड सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसको आप एक्सप्लॉयट कर सकते हो थ्रू योर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, या मैनुअली ट्रेड डाल सकते हो, क्योंकि हर चीज़ एल्गो भी नहीं देख सकती है। इतने साल स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं तो कुछ तो यहाँ घुस ही चुका है, सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें फीड हो चुकी हैं जो कि शायद एक एल्गो ना देख सके, बट मैं स्क्रीन पे पैटर्न्स देख के या कुछ मूवमेंट देख के ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं व्हेन इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। बट हाँ, जो रिसर्च वगैरह वाला काम है वो मुझे लगता है थोड़ा शांति में करने वाला काम होता है। तो पोस्ट मार्केट आई यूजुअली हैव माई लंच एट 4। उससे ऑल पहले ट्रेडर्स डू द सेम, वी हैव आवर लंच लेट। लेट। उसके बाद हम लोग बैठते हैं बैक टेस्ट देखना, अपनी ट्रेड लॉग्स देखना, एंड मेरे लिए कोई वीकेंड ऑफ नहीं होता बिकॉज आई लव डूइंग दिस। दिस इज समथिंग आई रियली एन्जॉय। तो मेरे लिए मुझे ऑफ लेना पसंद ही नहीं है। ऑफ इज़ नॉट अ टर्म इन माई डिक्शनरी। सैटरडे संडे मुश्किल हो जाता है निकालना, लगता है मंडे कब आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मंडे कब आएगा, बट हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में होता है कि यार अब इसको टेस्ट करते हैं, अब इसको भी देखते हैं, अब इसको भी देखते हैं। तो हमेशा मेरे लिए काम लाइंड अप होता है और ये काम बर्डन की तरह नहीं लगता। तो आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो आई से कि आई एम वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर्स इन द रूम, कि आप मेरे साथ मेरे को बोलोगे यार 10 बजे तक बैठ के स्ट्रैटेजी बनानी है, 12 तक बैठ के बनानी है, मैं बैठूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थकान होती नहीं है। अपना काम है तो कैसी थकान होनी है, कोई थकान नहीं है। सो रिसर्च वर्क एंड ऑल ऑफ दिस हैपन्स पोस्ट मार्केट आवर्स। एंड ये जो एक इमेज बना दी गई है ट्रेडिंग की कि आप ट्रेडिंग तो कहीं से भी बैठ के कर सकते हो एंड वीकेंड्स पे छुट्टी मिल जाएगी, 3:30 बजे छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। इफ़ यू हैव टू बी सीरियस यू हैव टू गिव इट योर ऑल। वो आपको देना पड़ेगा एंड आपको मार्केट के बाद बैठना पड़ेगा कि आज दिन कैसा था। सो आई यूज टू क्लिक स्क्रीनशॉट्स ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी, और मैं डेली उसके ऊपर मार्क करके लिखता था कि आज मूवमेंट ऐसी रही है, आज मूवमेंट ऐसी रही है, आज ये हुआ। तो इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी जो स्टार्ट कर रहा है, और इवन मेरे जैसे के लिए आई कांट बी कैजुअल नाउ कि अब ट्रेडिंग सेट हो गई है तो बस चलता रहेगा, ऐसा मुझे नहीं तो है। लगता है कि मार्केट में डेली ही कोई एक नई लर्निंग है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है वो चलता रहेगा, रोज एक लर्निंग निकल कर आती है। अच्छा अर्जुन जी, एक और बात, जैसे आप स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं तो आप स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं तो आपका एक फिक्स सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं, मोर और लेस। मान लीजिए 20 स्ट्रैटेजीज या 10 स्ट्रैटेजीज व्हाटएवर। तो जैसे जो बिग डेज होते हैं, जैसे एग्जिट पोल हो गया, बजट डेज हो गया, तो उस दिन आप स्ट्रैटेजीज को ऑपरेट करते हैं क्योंकि उस दिन जो एसएल के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। तो नेचुरली जो इवेंट डेज होते हैं, इवेंट डेज में प्रॉफिट बनाने का भी सबसे बड़ा मौका होता है और लॉस का भी सबसे बड़ा मौका होता है। वाई? बिकॉज मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। अगर इस बजट की ही बात करें, नॉट बजट सॉरी, इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन आप देखोगे कितनी ड्रास्टिक मूवमेंट रही है। इवन तो मार्केट गैप डाउन से ही इतना नीचे खुली बट वो गिरती ही चली गई। तो ऐसे दिनों पे लॉस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली प्रीमियम्स जो होते हैं ना, उनका बिहेवियर बहुत ही एक डिफरेंट सा हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। प्रीमियम्स ऊपर नीचे ऐसे हो रहे थे उस दिन इलेक्शन वाले दिन कि अगर कोई सुबह बेच के बैठा है कि इतना भारी प्रीमियम है, ये तो ज़ीरो होना ही होना है या मिलना ही मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस प्रीमियम को रियलाइज़ ही नहीं कर पाओगे। वही, क्योंकि आप एल्गो के थ्रू ट्रेड करते हैं तो उन डेज पे आप क्या प्रिकॉशन लेते हैं? तो उस दिन पे व्हाट आई लाइक डूइंग इज़ कि मैं अपनी पोजीशन साइज कम कर देता हूँ। अगर पहले मैं 2 लॉट डाल रहा था तो अब मैं 1 लॉट पे आ जाऊँगा। क्या आप बाइंग भी करते हैं?
बाइंग भी रहती है, बट बाइंग का पोर्शन इज स्मॉलर कंपेयर टू सेलिंग. बट Okay. येस, बाइंग के भी सेटअप्स में रन करता हूँ. ओके. बट सेलिंग तो उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, मोर रिस्कियर देन आई मस्ट से बाइंग. Right, it is riskier. So it is very important to have proper risk management procedures. Let's say stop loss हो गया या hedging हो गई, या फिर simply very actively monitoring your positions कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं एग्जैक्टली कुछ skip तो नहीं हो रहा. बाइंग में तो हमें पता है कि हमारा ये लॉस फिक्स है, लेकिन सेलिंग में तो अनलिमिटेड लॉस हो करेक्ट, सकता है. वो लॉस हो सकता है. बाइंग में भी एक तरीके का लॉस हो सकता है, और वो लॉस होता है कि इवेंट से पहले प्रीमियम्स इतने इन्फ्लेट हो जाते हैं क्योंकि एक मूव एंटिसिपेट कर रही है मार्केट, अनसर्टेनिटी है. इलेक्शंस में नहीं पता था कौन सी सरकार आने वाली है, तो ये एक अनसर्टेनिटी है. और सुबह सीट्स एंटिसिपेटेड से कम आ रही थी, जी. तो वो अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ गई कि यार पता नहीं क्या होने वाला है. ऐसा तो नहीं है कि सरकार इस बार नहीं आएगी सरकार नहीं या है. कितनी सीटें आएंगी, तो वो प्रीमियम्स बढ़ने लग गए उल्टा. तो बिहेवियर बहुत ही एक अनसर्टन होता है. नाउ क्या होता है, अगर तो वो अनसर्टेनिटी बढ़ती गई तो बायर पैसे कमाता जाएगा. ऑन दी अदर हैंड, लेट्स से कोई पुट खरीद के उस टाइम पे बैठ गया होता और वो होप में होता कि मार्केट टूटती जाएगी, और एंटिसिपेटेड सीट्स आ जाती एनडीए की, ठीक है, सीट्स लेट्स से 300 350 जो प्रोजेक्टेड था उतनी सीट्स आ जाती, तो वो प्रीमियम डिके होने लग जाता. क्यों? क्योंकि जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उसी के दायरे में रह गई मार्केट, उतना मूव ही नहीं आया, तो उसका प्रीमियम जाता जाएगा. तो बायर का भी अलग रिस्क होता है, सेलर का भी अलग रिस्क होता है. तो बायर का रिस्क टू दी एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम होता है, और हमें पता ही है बहुत से लोग पूरे अकाउंट का प्रीमियम खरीद लेते हैं, तो वो अकाउंट उड़ने के चांस बाइंग में भी उतने ही हैं जितने सेलिंग में हैं. बट हाँ, ऑब्वियसली सेलिंग में वो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीफाई ज़रूर हो जाता है. वाई? बिकॉज वो लॉस अगर मार्केट गिरती ही गई तो बाय नेचर सेलिंग ऐसा प्रोडक्ट है कि ऑप्शंस में लॉस अनलिमिटेड रहता है. सो इवेंट डेज पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम क्वांटिटी में काम करो. ज़रूरी थोड़ी है सारा पैसा उसी दिन कमाना है. एग्जैक्टली. उसके अगले हफ्ते में कमा लेंगे, अगले महीने में कमा लेंगे. उस दिन मैं तो कहता हूँ थ्रिल के लिए काम किया जाता है. मुझे तो थोड़ा थ्रिल होता है कि देखे तो सही, और वो जो फोमो की फीलिंग होती है कि यार दूसरों का पैसा आज बन नहीं गया, मैं किया रह तो काम. नहीं गया, उस फीलिंग को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं पोजीशंस डालता हूँ. बट अदरवाइज आई ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट माई पोजीशंस. और आप जैसे आप मोस्टली नॉन डायरेक्शनल करते हैं ट्रेडिंग, मैं दोनों करता हूँ. मैं ट्रेंड ज़्यादा करता हूँ. ट्रेंड ज़्यादा करते हैं, और जो आप डायरेक्शनल करते हैं उसमें आप क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं? सो डायरेक्शनल में बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं. सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है. बट तुम लोग चार्ट देखते ही नहीं हो. चार्ट अगर आप ना भी देखो, ये तो ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कोड हो जाती है, उसमें कुछ करना ही नहीं है. इंडिकेटर. सो एवरी इंडिकेटर इज अ लैगिंग इंडिकेटर, बिकॉज प्राइस आने के बाद इंडिकेटर फॉर्म हो रहा है, तो लैगिंग तो हर इंडिकेटर रहेगा. बट आप एक तरीके से सोचो तो वो नॉइज़ को भी कम कर रहा है. अगर वो लैग हो रहा है तो वो नॉइज़ भी कम हो रही है. तो अगर किसी को प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है तो वो भी कर सकता है. सुपर ट्रेंड वगैरह टाइप के इंडिकेटर्स की एडवांटेज क्या है, इसमें सिस्टम्स बन जाते हैं. तो जिसको मैं बोलता हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग, कि चार्ट देखने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये सारी चीज़ें तो कोड हो जाती हैं. तो सुपर ट्रेंड वगैरह पे आप रूल बेस्ड सिस्टम्स बना सकते हो कि मैं एंट्री लूँगा जब बाय आएगा और बेचूंगा जब सेल आएगा. दैट टू जहाँ बाय आए वो बाय का Correct. कैंडल कटे तो एंट्री लेनी Right. है, नहीं कटे तो मतलब नहीं जब लेनी वो उसने Green के arrow ऊपर निकले. ग्रीन के ऊपर निकले तो अगली कैंडल को आप जब जी. उसके ऊपर क्रॉस हो राइट. तब बाय करोगे, या सेल करोगे Correct. तो वो उसका लो कटना चाहिए तो सेल करोगे. तो इनकी एडवांटेज क्या होती है, आप अगर सिस्टम्स ऐसे बना लेते हो आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है. अब मॉर्निंग में आके मुझे नहीं सोचना पड़ता कि मैं आज लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा. प्री डिसाइडेड है वो, डिपेंडिंग ऑन सर्टन कंडीशंस उस टाइप की पोजीशंस बनेंगी. अगर एज एन एग्जांपल इंडिकेटर सुपर ट्रेंड लें हम, तो मॉर्निंग में मुझे डिसाइड करना ही नहीं है कि आज बाय करना है या सेल करना है. जहाँ सुपर ट्रेंड की इंडिकेशन आएगी मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लूँगा. तो हमें अपनी डिसीजन मेकिंग को ना मार्केट आवर्स में कम से कम रखना होता है. क्यों? क्योंकि जब कैंडल्स आपके आगे बन रही होती हैं हरी, तो इमोशंस ओवरटेक करने लग जाते हैं कि ये तो बाइंग सिग्नल आ ही रहा है, तो बाय करना ही करना है. इवन दो आपका जो फ्रेमवर्क है या आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बाय नहीं भी बोल रही, बट इमोशंस ओवरटेक कर लेंगे, फोमो आ जाएगा कि मैं रह तो नहीं जाऊँगा. और सेलिंग में ऐसे ही होता है. तो इट इज़ बेटर कि आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट इंडिकेटर्स वगैरह के थ्रू अगर आप काम करते हो और आप अपनी लिमिट सेट कर लेते हो. मैं बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूँ. ऑब्वियसली इसको आपको और एडवांस करना पड़ेगा बाय योर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कि जैसे आप RSI कहते हो कि मैं RSI जब तक 55 के ऊपर नहीं जाती आई वोंट बाय, तो दिस कैन बी वन थिंग. आप कहते हो 15 मिनट कैंडल का जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं होता मैं बाय नहीं करूँगा, तो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू. तो
तो और इस टाइप सुपर की ट्रेंड की सेटिंग आप वही रखते हैं जो मैं 10-3 रखता हूँ और मैं Just ये 3 बता भी देता हूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ लाइव इन रिलायंस। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं कुछ स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स पे भी करता हूँ। दिस समथिंग आई डू इन सम ऑफ द स्टॉक्स, वन ऑफ द स्टॉक्स इज रिलायंस। आप रिसेंट चेक कर लेना सुपर ट्रेंड ने क्या ट्रेड दिया है, 10 और 3 की सेटिंग 10-3 पे 15 मिनट। दिस इज समथिंग आई ट्रेड। आप बोलोगे मैं ट्रेड लॉग निकाल के दिखा दूंगा, मेरे पास सारे ट्रेड्स हैं। सुपर ट्रेंड एंड आरएसआई आपने दोनों को कंबाइन मैं सिर्फ सुपर ट्रेंड 15 मिनट पे रिलायंस ट्रेड कर लेता हूँ, एक दो और स्टॉक्स ट्रेड कर लेता हूँ। तो इसमें जैसे कि मान लो अभी ऊपर जा रहा है, वो नीचे आया, चेंज हो गया, तो इस कैंडल का जब लो कटेगा तो आप सेल कर दोगे? मैं बस मेरी एक आप कह लो डिसिप्लिन मेरा ऐसा है कि जब तक वो सेल सिग्नल नहीं देगा मैं नहीं काटता। तो सेल सिग्नल कहाँ पे आएगा? जब तक जो रेड लाइन होती है सुपर ट्रेंड की उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं Close होगी, नहीं क्लोज। अब कोई बोलेगा यार 15 मिनट में तो मर जाएंगे अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं है। आई वेट टिल 15 मिनट्स फॉर अ क्लोज। मेरा पोजीशन साइजिंग ऐसा है कि और टूट भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि वो स्पाइक बना के कई बार ऊपर आ ऊपर जाता है। तो दिस इज समथिंग आई डू, बट ये नहीं है कि मैं पूरा अकाउंट रिलायंस में डाल दूंगा। ऑब्वियसली मेरा रिस्क मैनेजमेंट का ये तरीका है, एक स्ट्रैटेजी में इतना पैसा नहीं लगाना। तो रिलायंस में अगर आप ऑब्जर्व ही करोगे पिछले 6 महीने के, साल के, आंखों के आगे से ट्रेड्स निकाल लो, यू विल सी इट हैज़ डन फैंटास्टिक। और शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही चलता है। मेरा थोड़ा सा व्यू ये है कि मुझे अंबानी के साथ रहना है, तो मैं सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेड्स लेता हूँ। आई डोंट गो शॉर्ट ऑन रिलायंस, शॉर्ट है बट तो आप शॉर्ट में भी पैसा है। पैसा है। और रिलायंस के अलावा किसी और चीज़ में जहाँ पे सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा वर्क करता हो? देर आर सम स्टॉक्स, आप स्टॉक्स निकालोगे, बजाज फाइनेंस टाइप के स्टॉक्स हैं। बजाज फाइनेंस में लेकिन मूवमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव रहती है, इसीलिए उसको कंटेन करने का तरीका है आप उसको एक सिस्टम के थ्रू ट्रेड करो, मैनुअली नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें तो मूवमेंट ही बहुत मैनुअली इट इज़ लाइक अ बीस्ट। मैनुअली इट इज़ लाइक कि मैं फिर निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ मैनुअली देख देख के, वो आपको टिकने ही नहीं देगा, वो आपको बाहर कर देगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए एक सेट ऑफ रूल्स बना लो जिसके अंदर जब तक वो रूल्स मीट नहीं होते आप ट्रेड नहीं लोगे, एंड जब तक वो रूल्स एग्जिट के लिए भी मीट नहीं होते आप एग्जिट नहीं लोगे। सो बजाज फाइनेंस, रिलायंस हो गया, देर आर सम अदर स्टॉक्स ऑल्सो। सो वॉलेटाइल स्टॉक्स पे बहुत अच्छा चलता है, SBI टाइप के स्टॉक्स पे अच्छा चलता है, एक्सिस बैंक पे भी इट शुड परफॉर्म। तो ऑल दी स्टॉक्स दे विल डू वेल ऑन सुपर ट्रेंड। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी जो आपने दी है। मतलब आपके मुंह से सुन के वैलिडेशन हो जाती है। वैसे सुपर ट्रेंड मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है लेकिन वो फॉलो नहीं करते। लेकिन आई थिंक आज इस पॉडकास्ट से उनको ये हेल्प मिलेगी कि एक इतना बड़ा ट्रेडर उसे यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। सो आई हैव गिवन अ हिंट, एंड ऑब्वियसली पकी पकाई चीज़ किसी को नहीं दी जाती। मतलब ये मैंने पकी पकाई भी दे दी है वैसे तो, बट व्हाट आई वुड टेल पीपल इज़ कि आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। अगर मैंने एक हिंट दे दिया कि सुपर ट्रेंड पे अच्छा चल रहा है, ट्राई एडिंग समथिंग मोर टू इट। एडिंग का मतलब है कोई अपना फिल्टर लगाओ कि ऐसी कंडीशन में जब मैं ट्रेड लूँ विद दिस तो वो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। VWAP लगा दो, कुछ भी लगा दो, मतलब वो अब थोड़ा आपका price एक्सपीरियंस action समझ आ है, जाए। उसको ट्रेड मत करो, महीना देखो, अपनी आंखों के आगे से निकाल लो। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ जो फर्स्ट बैक टेस्टिंग है वो अपनी आंखों के थ्रू करो, एक्सेल पे करो, मैनुअली ट्रेड्स एंटर करो, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, वो करो। जो भी मेरे पास आता है कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, मैं उसको सबसे पहला काम ये देता हूँ कि तूने 6 महीने के चार्ट्स मैनुअली देखने हैं। आप मानोगे 90% लोग, रादर 99% मेरे पास वापस नहीं आते। मेहनत कौन करेगा? कौन 6 महीने के 5 मिनट के चार्ट्स देखेगा या 1 साल के चार्ट्स पर देखेगा? अर्जुन जी पता है क्या है, जिसको चार्ट्स देखने की हैबिट होती है ना, या जिसको मज़ा आता है देखने में, वो देखता रहता है। जैसे जिनमें से एक ये है, सुबह चाय पी रही होती हैं तो ये चाय पे हमारी चाय होती है और चाय के साथ चार्ट होता है। मुझे मतलब रात को हमारे नींद को नहीं तो आती। हमारे यहाँ तो कोई एपिसोड बना सकता है कि चाय पे चार्ट। और मेरे को रात को नींद नहीं आती जब तक जो मेरी एक फिक्स स्ट्रैटेजी है, मैं जब तक उसको देख ना लूँ, उसको बैक टेस्ट ना कर लूँ। ठीक है, मैं फ़ोन पे ही करती हूँ उसको, लैपटॉप पे नहीं कर रही हूँ, या लैपटॉप पे तब करती हूँ जब मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम होता है। लेकिन रात को एक मेरा एक रूटीन है ये। उसके लोग इंस्टा रील स्क्रॉल करते हैं, मुझे लगता है नहीं, मुझे रोज़ एक ना नया टेक्निकल इंडिकेटर लगा के उसको देखना है कहाँ जाएगी मार्केट, वो 1 घंटे पे कैसे चलेगा, वो 1 डे पे कैसे चलेगा, कैसे वर्क करेगा, वो 15 डेज पे कैसे वर्क करेगा। वो एक हैबिट है कि उसके बिना मेरा तो चलता ही नहीं है। थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। दिस इज हाउ थिंग्स इम्प्रूव। कि बैठे बैठे तो मार्केट पैसे देगी नहीं, थोड़े बहुत हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे, और एफर्ट डाले बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आप कुछ आइडिया दे रहे हो, दीपक जी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, तो लोगों का काम ये नहीं है कि ये आके बस हमें एक चीज़ बता दें और कल से हम इसको रन करने लग जाएं। वो आप कर भी नहीं पाओगे।
वाई? बिकॉज मेरी जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने हाथ से बनाई हुई हैं, अपने माइंडसेट के साथ उनको अडेप्ट करके बनाया हुआ है। तो मुझे एक एक चीज़ का इन एंड आउट पता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बता भी दूंगा तब भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जब उसमें लॉस आएगा तो आपकी तो कन्विक्शन ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर। मेरी कन्विक्शन है, क्योंकि मैंने उसको पूरा टेस्ट किया हुआ है, पूरा देखा हुआ है। तो मैं उसके लॉस में बैठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है यार ये घूम जाता है, ये स्ट्रैटेजी वापस प्रॉफिट में आ जाएगी अल्टीमेटली। अर्जुन जी वही बात है ना, एक रेसिपी है सामने रख दी जाए, हर जो भी बनाएगा उसको अलग तरीके से बिल्कुल। बनाएगा। तो वही है कि जो भी स्ट्रैटेजी है, हम जो भी फॉलो करते हैं, हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा कि अगर सुपर ट्रेंड है तो आप साथ में, जैसे इन्होंने कहा वी वैप, आपने कहा आरएसआई, मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉलो करने की कोशिश करूंगी। तो वो सबका एक सेट पैटर्न है, वो अपने आप ही आप एक्सपीरियंस के थ्रू ही उसको आगे कर सकते हैं, डेवलप कर लेकिन सकते हैं। अर्जुन मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमारे घर में क्या होता है, जैसे मेरे को अगर कोई चीज़, जैसे बैंक निफ्टी की बात करें, बाय करनी है, तो मेरा सिंपल सा है कि भाई मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं फ्यूचर बाय करूँगा, पुट बाय कर लूँगा, मैं शांति से बैठ जाऊँगा कि भाई मेरे को जब प्रॉफिट आएगा, लॉस भी आ जाएगा तो मैं, पुट है मैं होल्ड कर लूँगा। लेकिन इनका रहता है कि नहीं, अभी जब चार्ट बोल रहा है कि सेल है तो हम इस लेवल पे बाय करेंगे। तो ये हर किसी का अपना एपिटाइट और डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग है। इनकी ये सोच है कि हम इतना नीचे तक उसे राइड ही क्यों करें, हम वहीं पे बाय करें। मेरी ये सोच है कि ट्रेड में घुसना है तो घुस जाओ, हेज कर लो, जब ऊपर आएगा तब उसका। और इनका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मैंने कहा अगर आपने बाय में बैठना है, मैं डिनाइल पे नहीं हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता ना कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड शुरू होगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है नीचे जा रहा है, तो हमने क्यों हेज लेके बाय में बैठना है? हेज ही लेनी है ना। आपका तो वैसे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, आप स्ट्रैडल बेचते हो, मैम डायरेक्शनल है, तो किसी दिन इनको आएंगे, किसी दिन आपको आएंगे, नेट तो आने ही आना है। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन हम ट्रेडिंग में भाई कोई साझेदारी नहीं है हमारी, क्योंकि अगर हमने ट्रेडिंग में जिस दिन एक दूसरे की समझ पूछ ली, उस दिन तो झगड़ा निश्चित है। उस दिन घर पे खाना नहीं बनेगा फिर। तो ये चीज़ मैंने भी मतलब ऑब्जर्व या करी तो है। ये ठीक होंगी या मैं ठीक होऊंगा, दोनों ठीक नहीं हो सकते। जिस दिन दो ये लोग ठीक है, साथ बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते एक ही अकाउंट में। अच्छा होता क्या है, ये कहते हैं मैंने फ्यूचर बाय किया और साथ में पुट ले ली, तो मैंने कहा मुझे मार्केट यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मैं पुट सेल करूँगी, अगर मान लो वहीं घूमती रही तो अभी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना। तो कहते हैं तू अलग ही चलियो, तो हम दोनों ना अलग अलग ट्रेडिंग करते हैं, हमारे अकाउंट्स अलग है। अर्जुन जी जैसे हमने अपना डिस्कस किया कि ये अलग अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, मैं अलग अकाउंट में करती हूँ, क्योंकि हमारी दोनों की स्ट्रैटेजीज थिंकिंग अलग चलती है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैच नहीं करती जी। और कंफ्यूजन भी हो जाता है। मान लीजिए मैं एक ट्रेड लेके बैठी हूँ, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, अब मैं डायरेक्शनल करती हूँ, तो ये कह रहे हैं नहीं ऊपर जाएगी, तो वो एक फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मैं अपना ट्रेड ढंग से नहीं ले पाती। तो मुझे लगता है कि चलो लॉस प्रॉफिट जो भी होगा दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे उसके अकॉर्डिंग लेना है। आप एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे इधर उधर लोग इतने पीएनएल डालते हैं, देख के मुझे भी लगता है कि ये कैसे निकाल रहे हैं पैसा ऑप्शन बाइंग में या डायरेक्शन में इतना। देखिए आज मैं भी ट्रेडिंग करती हूँ, मुझे भी पता है मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मुझे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। मेरा एक हद तक पीएनएल जो होगा, मुझे पता है कि मुझे आज जैसे मार्केट में जाना है और मेरे 15-20 हज़ार रुपये बन गए तो मैं निकल जाऊँगी ट्रेड से, जो मेरा अपना प्रॉफिट का सेंस करने का तरीका है। लेकिन लोग लाखों का पीएनएल डालते हैं, तो वो पीएनएल कैसे डालते हैं, मतलब उसके लिए वो कितना रिस्क लेते हैं, और उनके फ्रैंकली उनके गेटअप को देख के नहीं लगता कि वे देखो अगर आप कमा रहे हो तो कहीं आपको वो चीज़ नज़र आएगी, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, आपकी ड्रेसिंग में। आप जब पैसा कमाते हो तो पैसा दिखता है, लेकिन एट टाइम्स आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन, लेकिन एट टाइम्स मुझे ये लगता है कि उनके गेटअप से नहीं लगता कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पीएनएल लाखों में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा, ऐसा कैसे हो जाता है अर्जुन कि लोग बिल्कुल बॉटम पकड़ते हैं और टॉप बेचते हैं। एग्जैक्टली। दीपक जी ये ना एक फेमस पॉडकास्टर है, उसने ही मुझे बताया कि मैं तो बॉटम पे बाय करता हूँ और टॉप पे सेल करता हूँ। तो मैंने उसके साथ कभी दोबारा बात नहीं करी, जादू ही हो गया ये तो फिर बिल्कुल। क्योंकि मेरे को पता है जो ऐसी बात कर रहा है वो ट्रेडिंग नहीं करता। बॉटम पे कोई बाय नहीं करता, कोई सेल नहीं करता, टॉप पे ये तुक्के होते हैं जो कभी कभार लग जाते हैं, एंड दोज आर योर लकी डेज। आई कॉल देम लकी डेज, कि लकीली आपने बॉटम पे बाय कर लिया, लकीली आपने टॉप पे सेल कर दिया। आप कोई इतना बड़ा एफआईआई या हेज फंड तो हो नहीं जो आप बॉटम पे उठा लोगे और जब बेचोगे वहाँ से मार्केट टूटने लग जाएगी। ये सब कोइंसिडेंस होता है। एंड रही बात ट्रेडिंग की, ऐसा नहीं है कि लाखों कमाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं बोलूँगा,
इम्पॉसिबल है. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू अर्न दैट काइंड ऑफ मनी फ्रॉम मार्केट्स, बट कितने लोग कमा रहे हैं वो बहुत कम है. ये मतलब मैं तो क्या बोलूँ, सेबी बोलता है. सेबी से ज़्यादा नॉलेजेबल कौन होगा इस सब के बारे में, जब सेबी ही कह रहा है कि 90% से ज़्यादा लोग Loss एफएनओ में में लॉस कर रहे हैं. तो क्या ही बोलें इन स्क्रीनशॉट्स के बारे में. एंड फ्रैंकली जो एक्चुअली कमा रहे हैं वो कभी भी अपना पीएनएल नहीं दिखाएंगे. उन्हें कहीं बैक ऑफ द माइंड लगेगा यार आज मैं इतना कमा रहा हूँ, किसी की कहीं टोक ना लग जाए मुझे. बिल्कुल होता ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. बिल्कुल होता है. तो जो लोग इतना इतना पीएनएल दिखाते हैं उन्हें कोई माइंड में कुछ आता ही नहीं, और जो एक्चुअली कमा रहे हैं वो कभी नहीं बोलेंगे आपको कि मेरे आज इतना प्रॉफिट हुआ. अगर आज मैं भी हूँ तो मैं भी नहीं बताऊंगी कि आज मेरा ₹1,00,000 का प्रॉफिट है. फ्रैंकली बोल रही हूँ मैं आपको. एंड आई थिंक यू अग्री टू दैट कि ऐसा बिल्कुल होता होगा. बिल्कुल है. देयर आर सुपरस्टिशंस विद ट्रेडर्स और वो धीरे धीरे सबके साथ बढ़ने लग जाते हैं. विद बिजनेसमैन होता है, विद ट्रेडर्स तो ऑब्वियसली है. तो अर्जुन जी जैसे ये लोग इतने बड़े बड़े पीएनएल दिखाते हैं, क्या वो सच्ची मुच्ची होते हैं? तो जहाँ तक रही बात सोशल मीडिया की, आई कैन गारंटी यू कि 99% लोग मार्केट में लॉस में हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं एफएनओ में. ये मैं क्या, ये सेबी ही बोल रहे हैं. सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 90% से ज़्यादा लोग एफएनओ में लॉस कर रहे हैं. एंड अब इसमें खर्चा, ब्रोकरेज, ये वो ऐड कर दो तो ये नंबर 95+ ही हो जाएगा. सो इट्स नॉट सो ईजी जितना दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे. एंड आप मानोगे नहीं, देयर आर ऐप्स जो आजकल आ गई हैं जिनकी पेड सब्सक्रिप्शन है, और ये पेड सब्सक्रिप्शन लेके आप फेक स्क्रीनशॉट्स बना सकते हो. पहले क्या होता था, स्क्रीनशॉट तो बन ही जाते हैं. आज की डेट में कुछ नहीं है, गूगल क्रोम पे जाना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट ये वो करके उसमें स्क्रीनशॉट आपका बन जाता है. लोग बोलने लग गए कि यार वीडियो दिखा. वीडियो बनाने के लिए ऐप्स आती हैं, फेक ऐप्स आती हैं. बड़े बड़े ब्रोकर्स की ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ करो, सब्सक्रिप्शन लो, आप अपने स्क्रीनशॉट्स दो, वीडियोस डालो, लोगों को ल्योर करो, टेलीग्राम पे अपनी सर्विसेज बेचो. ये सब चल रहा है. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट टुडे. सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों को कि जस्ट बिकॉज कोई आपको स्क्रीनशॉट्स डेली भेज रहा है और दिखा रहा है कि मेरा इतना प्रॉफिट बन गया, डोंट बिलीव दैट पर्सन जस्ट ऑन दो स्क्रीनशॉट्स कि इसको बन रहा है तो मैं इसको पैसे दे दूँ मैनेज करने के लिए, या मैं भी ये कर लूँ, मैं भी एफएनओ में ट्रेडिंग कर लूँ. ऐसा कुछ नहीं है. हर इंसान सिर्फ अपने प्रॉफिट ही बताता है. कोई नहीं आपको आगे बताएगा यार मेरे ना इतने पैसे लग गए. आप शेयर्स का भी देख लो, हर कोई जब अपने पोर्टफोलियो की बात करता है ना तो वो शुरुआत ऐसी करता है, यार मैंने ना ये इतने रुपए पे लिया था, 10 पे लिया था, आज 20 हो गया. कोई नहीं बोलता मैंने 10 पे लिया था, 5 रुपये रह गया. तो हर कोई यही कर रहा है, और ट्रेडिंग एफएनओ में ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है. टू द एक्सटेंट कि कॉल सेंटर्स वगैरह भी बने हुए हैं इंदौर जैसी जगहों पे, जहाँ पे लोगों को कॉल करके ये पूरा एक स्कैम किया जाता है. मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं इंदौर से, गुजरात से, Right. कि आप हमारी सर्विसेज ले लीजिए, 2 दिन ट्राई करिए और फिर ले बिल्कुल. लीजिए. तो वो मुझे लगता है वो आधों को बाय बता देते होंगे, आधों को सेल बता देते होंगे. बिल्कुल तो वही कोई चीज़ है. तो आ ही जाता होगा उसमें. चलो अर्जुन, एक बहुत क्विक लास्ट क्वेश्चन, आपका भी बहुत टाइम ले लिया हमने. ये जो अभी ये आया है कि ऑप्शन पे 30% टैक्स लगने वाला है, या ऐसी र्यूमर है या ऐसा नोटिफिकेशन शायद आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा और इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? क्योंकि आप एक सीए भी हो तो आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हो कि इसकी क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशंस क्या होंगी, और इससे एक ट्रेडर को क्या नुकसान होगा, या गवर्नमेंट को क्या नुकसान है, या क्या फ़ायदा है. थोड़ा सा ये बस आप और हमें इस पे रोशनी डालो. तो दीपक जी, मेरा व्यू है कि टैक्सेशन इज़ नॉट दी ओनली डेटरेंट. ये नहीं होता कि टैक्सेस बढ़ाते गए तो लोग बाहर होते जाएंगे. जिसको जुआ करना है वो तब भी जुआ कर लेगा. जिसकी छोटी कैपिटल है वो मतलब सोचता नहीं है. मतलब अभी मैं कसिनो गया था गोवा में, तो मुझे लग रहा था 28% जीएसटी के बाद, टीडीएस वगैरह के बाद लोग नहीं आ रहे होंगे. लोग आ रहे हैं, वो चल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि एफएनओ बंद हो जाएगा, बट ये इकोसिस्टम को ज़रूर डैमेज करेगा इतना टैक्स बढ़ाना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करता है. आपके सामने मैं बैठा हूँ, तो मेरे लिए भी एक इसका इम्पैक्ट आएगा अगर एक फ्लैट ऐसा टैक्सेशन आता है. एंड ओवरऑल मार्केट पे भी आने वाला है. ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी एफएनओ मार्केट है. मुझे लगता है मार्केट भी टूट सकती है अगर ऐसी कोई लेजिस्लेशन आती है जो टैक्सेशन बढ़ा दे. व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि अगर लोगों को रोकना ही है एफएनओ करने से, तो वाई नॉट क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री. बैरियर्स टू एंट्री का मतलब वैसे तो कहा जाता है आपकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए एफएनओ में आने के लिए, लेकिन अकाउंट सबका खुल जाता है. तो नेटवर्थ आप एक मिनिमम लगा दो, जो भी है 10, 20, 50 लाख रुपए, जो भी आपको लगाना है. अदर देन दैट आप एक एग्जामिनेशन रख सकते हो, बहुत सिंपल,
कि F&O वही करेगा जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो एक उससे भी चेक लग जाता है कि बंदा जो कर रहा है उसको एक बेसिक समझ आ गई है कि कॉल पुट होती क्या है, सिर्फ सट्टा नहीं है ये। बच्चे जैसे हैं बहुत कम एज के बाएंगे, उनको ये ल्यूक्रेटिव लगता है लिया और इतनी मल्टीफोल्ड से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, बट अल्टीमेटली दे एंड अप इन लॉस। राइट। एंड तो इसमें देखो टैक्स तो अभी भी 30 ही लग रहा है, तब भी 30 ही लगेगा, सिर्फ खर्चे सेट ऑफ नहीं होंगे उसके वो against। बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो यानी कि अभी लोग 100 रुपये कमा रहे थे और उसमें 60 रुपये के खर्चे दिखा रहे थे। सर खर्चे एक्चुअली होते भी हैं ना, जो एक बड़ा आप प्रॉप डेस्क की बात करो या अगर आप किसी ट्रेडिंग फर्म की बात करो तो खर्चे तो उसके हैं ही, स्टाफ के खर्चे हैं, बाकी चीज़ों के खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं। देखो हम प्रॉप डेस्क और इसकी बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। एक छोटा ट्रेडर जो 2-5 करोड़ से पूंजी से कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सर उसके लिए भी खर्चे डालना तो इम्पोर्टेंट ही है। ट्रेडिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको जो इनकम आ रही है वो क्या पता अगले साल रेप्लिकेट ना हो पाए, या कोई ये सैलरी तो है नहीं जो महीने के एंड पे आपको दोबारा मिल जाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी अपना खर्चा उससे रिलेटेड कर रहे हो एटलीस्ट उसका क्लेम तो मिले आपको। किसी भी बिजनेस में मिलता है ये, तो वाई कि ट्रेडिंग में ना मिले? ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो बिजनेस। लेकिन बाहर के देशों में क्या सीन है? सर इट इज़ लाइक अ बिजनेस ओनली एंड आई थिंक सिमिलर वेज में ही ट्रीट होता है। मतलब इट इज़ ट्रीटेड एज ए बिजनेस एंड खर्चे सेट ऑफ होते हैं। ओके। तो दोस्तों ये थे अर्जुन टंडन जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सीखने को मिला, बहुत सीख के समझने को मिला, और हमने ये सीखा इनसे कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। नटशेल में अगर मैं एक कंक्लूडिंग लाइन बोलूँ इनके लिए, तो इनकी जर्नी में जो भी एक मतलब चेंज जो चीज़ एक लाई वो है डिसिप्लिन, इफ़ आई एम करेक्ट अर्जुन। थैंक यू अर्जुन, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, और डीप टॉक्स में आप आए, आपका धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि आप दोबारा आएँ डीप टॉक्स में और इस पॉडकास्ट को और इस बातचीत को हम आगे भी जारी करें। थैंक यू वेरी मच। दीपक जी, मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई विश डीप टॉक्स ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much. यू आर अ वंडरफुल होस्ट एंड आई एम श्योर आपके एपिसोड्स ऐसे ही बहुत अच्छे रहने वाले हैं विद मोर ट्रेडर्स। चलिए, me along with other people will get to learn more by seeing traders. जी। तो I wish you all the best and thank you again. ये डीप टॉक्स एक्चुअली क्या है, ये दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रेडर्स, इसमें हम पैसे की बात करने वाले हैं। आप क्योंकि ट्रेडर हैं तो हमने आपसे ट्रेडिंग की बात की, लेकिन जो और लोग हैं जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई प्रॉपर्टी है, हमने इसको मतलब इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग करके सीख के भी लोग पैसा नहीं बना पा रहे, क्योंकि मेंटल साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए नए नए आइडियाज़ लाएंगे और नए नए आइडियाज़ फ्लोट करेंगे, जिससे कि लोगों को कुछ ना कुछ करने का अवसर मिले। जैसे अभी एक हमने फार्मिंग के ऊपर एक एपिसोड बनाया था कि फार्मर्स कितना कमा लेते हैं, एक मशरूम फार्मिंग के ऊपर है। सो देर आर काइंड ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन मेक मच मोर एंड मैनी फोल्ड्स मोर मनी देन ट्रेडिंग। तो लोगों की ये साइकोलॉजी मुझे चेंज करनी है, और अगर मैं किसी के इस पॉडकास्ट के माध्यम से किसी आदमी को ये सिखा सकूं कि भाई ये भी एक तरीका है, इससे भी पैसा बन सकता है, तो मैं समझूंगा भगवान ने मेरा जीवन सफल कर दिया। तो मैं विश करता हूँ आपके जितने व्यूअर्स हैं उनका ढेर सारा पैसा बने, जी आपके जी देख के उनको नए नए आइडियाज मिले काम करने के, बिजनेस करने के, बिल्कुल। एंड दे ग्रो इन लाइफ एंड दे ग्रो देयर वेल्थ। यस, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। इट डज, इट सर्टेनली डज, डज। सर्टेनली डज। थैंक क्योंकि अगर आपके पास प्रॉब्लम भी और मनी है तो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।